हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सैक से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्केन का लास्ट लेक्चर 8 सेशन 8 की बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अल्केन पार्ट हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं झलक दिखलाजा सेक्शन की, डीजी सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस लास्ट सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड दैट इज कंफर्मेशन ऑफ अल्केन, है ना, कंफर्मेशन ऑफ इथेन एंड देन टॉर्सनल और डाइहेड्रल एंगल एंड टाइप्स ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस and then we'll discuss conformational analysis of ethane and its and related to its graph, okay, and then conformation of butane and then net energy difference of eclipsed and gauge form and then energy diagram of butane। तो आज की क्लास बेटा पूरा का पूरा कंफर्मेशन ऑफ अल्केन पर बेस्ड है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म में कंफर्मेशन मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा रखा है, चूँकि अल्केन में भी यहाँ पर ज़रूरत है और दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। और अगर आप बहुत अच्छा से डिटेल में बहुत बढ़िया से देखना चाहते हो, हालांकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो आप कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में जाके पूरा का पूरा बहुत डिटेल में चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा कंफर्मेशन ऑफ अल्केन। समझिए जरा सा क्या है। देखिए, कंफर्मेशन की बात जब हम करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ पहले देखो बेटा, ये कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ओके है। चलिए एक बात को समझना, अच्छा कार्बन पी ब्लॉक का है तो बेटा बताओ इसमें कुछ इस तरह का लोब होगा, sp तो है बेटा इस जगह है, और ये कुछ इस तरह का लोब होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ इनके बीच में, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आप देख रहे हो, ये सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे मूव, इस रीजन में मूव कर रहे हैं। बात को समझना, इस तरह से मूव कर रहा है और इस तरह से ओवरलैप होकर बॉन्ड बना हुआ है। अब मान लो कि हमने सपोज इस बॉन्ड को कर दिया फिक्स, इस एटम को हमने कर दिया क्या फिक्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, अगर हम इस एटम को क्या करें, इस कार्बन को पकड़ लें, ऐसे हाथ से पकड़ लें, उसको हम रोटेट कराएं, मुझे जवाब देना। तो बेटा क्या इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर इसको हमने थोड़ा सा घुमाएं तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेटा उतना ही है ना। इसको हमने फिक्स कर रखा है एकदम, एक हाथ से इसको जकड़ रखा है और इसको हम यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे धीरे धीरे करके, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो आपका यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है और ये जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड, ये जो एक्सिस आपकी है बेटे, ये दिस एक्सिस इज बेसिकली, ये जो एक्सिस है ये यहाँ पर एक एटम का न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस। सो लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सो ये जो बॉन्ड बना है थ्रू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है। तो अगर आप इसको रोटेट कराओगे कुछ तरह से या इस तरह से कुछ रोटेट कराओगे इसको, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब थोड़ी कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है बेटे, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है। तो इस एक को आपने फिक्स कर दिया, दूसरे को आप घुमा रहे हो, मतलब एक को आपने ऐसे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का है कोई एकदम जस्ट बाउंडेड थोड़ी कि एकदम चिपके एकदम रस्सी से बांध दिया, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर इसको आप ऐसे से घुमाते जाओगे, ऐसे से घुमाते जाओगे, तो बेटा ऐसे से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ना, और आसानी से ऐसे मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो इजिली ये रोटेट होता चला जाएगा। और ऐसे करके डिफरेंट ये कन्फॉर्मर्स बनाता है, राइट। तो इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐसे जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही रहते हैं और आसानी से ऐसे रोटेट करता चला जाता है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, अल्केन्स कंटेन्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है आपके सामने देखिए। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ सीसी। देखो सीसी का ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं सिमेट्रिकल हैं, बताओ ये कुछ इस तरह से, राइट, अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ सीसी बॉन्ड। तो इसके अराउंड देखो ये है, अभी मैंने समझाया आपको ये, ठीक है, ओके। अब सुनना जरा सा, which is not disturbed due to rotation about its axis। जब अगर आप इसके अराउंड इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। बट इन एटम्स में जहाँ पर जो ग्रुप्स लगे अगर थोड़ा सा घुमाओगे तो इनका पोजीशन थोड़ा थोड़ा, जैसे ये थोड़ा सा अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके इनका डिफरेंट पोजीशन। और थोड़ा घुमाओगे तो थोड़ा ये और इधर आ जाएगा, और थोड़ा इधर आ जाएगा, ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, और घुमाओगे थोड़ा और इधर आ जाएगा, ये और थोड़ा इधर आ जाएगा, और थोड़ा इधर आ जाएगा, ऐसे करके ये चलता। बट ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अनअफेक्टेड होगा, राइट। देखिए तो वही क्या है ना, which is not disturbed due to rotation about its axis, this permits free rotation about CC सिंगल बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं फ्री रोटेशन, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और आसानी से इजिली रोटेट हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन, राइट बेटे।
दिस रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। देखो आपने थोड़ा सा रोटेट करा है हल्का सा, तो अभी स्पेस में ये पोजीशन दिख रहा था, अब थोड़ा सा रोटेट करके अब थोड़ा सा नीचे, तो ये बताओ एटम थोड़ा सा इसको आप रोटेट करके ऐसे ले, हल्का सा थोड़ा सा एंगल, इतना एंगल इसको, तो बेटा इतना ये भी चला जाएगा, इतना ये भी चला जाएगा। तो बताओ स्पेस में अभी आपको ये दिख रहा था, अब स्पेस में आपको कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। तो बताओ स्पेस में इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे करके आप फिर इधर ले जाओगे, इसको थोड़ा सा और रोटेट करा दोगे, ये थोड़ा और इधर चला जाएगा। कहने का मतलब ऐसे करके आप इनफाइनाइट फॉर्म बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है, देखिए so this rotation results into different spatial arrangement of atoms in space which can change into one another, है ना। फ्री रोटेशन है, आपने इसको इधर घुमाया ऐसे ऐसे करके और फिर से रोटेट करके फिर वापस आप वही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन ये डिस्टर्ब होगा नहीं, तो वापस एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। Can change into one another. Such spatial arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around CC single bond are called conformations or conformers or rotamers. बात समझे कि भाई आपने ऐसे बना लिया, अब ये दूसरा फॉर्म बन गया, पहले एक ये फॉर्म था, फिर आपने बनाया तो एक दूसरा फॉर्म ऐसे आया आपके सामने, ऐसे समझो, ये इस तरह से देखिए आप, ये था, अब ये थोड़ा सा इधर आ गया, अभी थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म बना कि नहीं बना। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक और बना सकते हो, मतलब ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा ये और नीचे आ गया, थोड़ा सा ये और नीचे आ गया, थोड़ा सा और इधर चल गया, है ना, फिर वापस भी जा सकते हो, कैसे, है ना, इंटरकन्वर्टेड, इसको थोड़ा सा और इधर कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया तो ये पहुंच गए, थोड़ा सा इसको और इधर से ऐसे रोटेट करा दिया इस तरह से तो आप यहाँ पहुंच गए, तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं इनको हम कन्फर्मर्स बोलते हैं, या कन्फर्मेशंस इसको बोलते हैं, या इसको रोटामर्स बोलते हैं, और ऐसे आपको इन्फाइनाइट रोटामर्स, कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशंस मिल सकते हैं। कहानी समझ में आई क्या बेटे? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Alkanes can thus have infinite number of conformations by rotation around CC single bond. However, it may be remembered that the rotation around CC single bond is not completely free. देखो हम बोलते हैं completely free, बट क्या है तो थोड़ा सा बेटा क्या होता है, रोटेट करने थोड़ा बहुत एनर्जी लगेगा ना लगेगा, बट वो जो एनर्जी लगता है ना वो बेटा रूम टेम्परेचर पे ही ऑटोमेटिक अवेलेबल होता है। तो एनर्जी जो लगता है वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑटोमेटिक, भाई रूम टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर उसकी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी जितनी चाहिए उसको ऑलरेडी वो रूम टेम्परेचर पे ही उतनी एनर्जी उसको ऑलरेडी मिल जाती है, इसलिए एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। और वो एनर्जी कितनी होती है, इट इज हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलो जूल पर मोल, 1 से 20 किलो जूल के आसपास होती है, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो एडजेसेंट बॉन्ड्स होते हैं ये, इनमें कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, है ना, तो वो जो एनर्जी है लगभग इतने के बराबर होती है ना। सच टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्टेट। अच्छा, इसको हम और डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी। इतनी बात समझ गए ना कि इन्फाइनाइट मिल सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या फ्री रोटेशन है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन, है ना। तो एक्चुअली में रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप इस एटम को फिक्स करोगे, इसको घुमाओगे, इसके बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता चला जाएगा। इस वजह से देखो ऐसे ऐसे, देखो ये पेन मेरा दिख रहा है आपको ऐसे, अब इसको घुमाओगे थोड़ा सा ये जाएगा, थोड़ा सा ये जाएगा, थोड़ा सा ये जाएगा, फिर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इनिशियल पोजीशन, सो इंटर कन्वर्टेबल है। ऐसे करके इन्फाइनाइट बन सकते हैं, इन्फाइनाइट देखो ये फिक्स है, ऐसे ऐसे करके कितने भी सारे बहुत सारे कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स बन सकते हैं, राइट। ओके, क्लियर बात। चलिए, अब ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है और क्या क्या रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं, उनकी हम बात अभी आगे और डिटेल में करेंगे। ओके, चल अब देखिए तो इसमें क्या है, जरा ऑब्जर्वेशंस देखिए। कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन की बात करें, सो कन्फर्मर्स और रोटामर्स, कन्फर्मेशन को कन्फर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं। इट इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम, वही पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। ओके, कन्फर्मर्स आर ऑफ सेम मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन। भाई वही मॉलिक्यूल था ना, ये वही मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल तो वही है, बट ये देखो ऐसे के तो एक दूसरा फॉर्मेट बना, ऐसे के दूसरा फॉर्मेट, तो उसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स बन सकते हैं। सो कन्फर्मर्स आर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसके लिए हमें कोई दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, इसी मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हम सारी चीज़ें देखते हैं। कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टेबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल। भाई फ्री रोटेशन है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में एक ही कंपाउंड, भाई आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, आइसोमर्स अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और कॉल्ड क्या, व्हाट, आइसोमर्स। ओके, तो अब ए और बी दो चाहिए, तो दो, जब हम जनरली आइसोमर्स की बात करते हैं तो ए कंपाउंड अलग लेते हैं, बी कंपाउंड अलग लेते हैं, और इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं कि कौन से आइसोमर्स हैं आपस में, ए अलग है, बी अलग है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर फंक्शन दोनों डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाता है, अगर चेन का पोजीशन डिफरेंट हो गया तो चेन आइसोमर्स हो जाता है, बट दोनों ए और बी अलग होते हैं, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इसमें क्या है कि वही एक मॉलिक्यूल है
और उसी में जो ये सपोज ये बॉन्ड ऐसा लगा हो, इसमें एक ही मालिक्यूल और ऐसे हम घुमाते जा रहे हैं, तो इसमें कोई दूसरा मालिक्यूल नहीं है, कोई ए और दूसरा बी नहीं है, यहाँ पर ए ही है, बस उसी में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन चेंज होता चला जा रहा है। तो एक्चुअली में आइसोमर तो बेसिकली ये नहीं होता है ना, आइसोमर क्या होता है कि एक अलग तो दूसरा अलग और दोनों का मालिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम उसके आइसोमरिज्म की बात करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही मालिक्यूल है, वहीं पर हम इनफाइनाइट रोटेशन कराते जा रहे हैं, जो कि इंटर कन्वर्टेबल है, कन्फर्मर्स है, रोटोमर्स है। तो बेसिकली एक तरह का ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है। ट्रू आइसोमर्स के लिए टू डिफरेंट कंपाउंड एटलीस्ट चाहिए होते हैं, बट यहाँ पर तो एक ही कंपाउंड की बात करते हो, उसी के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग देखते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है नॉट ट्रू आइसोमर्स बिकॉज ऑफ सेम मॉलिक्यूल, इट इज नॉट डिफरेंट आइसोमर, इट इज कंसीडर्ड एज कन्फॉर्मर्स। तो ये डिफरेंट आइसोमर्स नहीं होते हैं, इसको हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। देखो जैसे कि ये वाला फॉर्मेट आप देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लगा, ये देखो हाइड्रोजन ऐसे लगा, ये ऐसे लगा है, ठीक है। इन सबके बाद आपने इसको ऐसे रोटेट कराया, सपोज हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करा दिया। कितना डिग्री? 180 डिग्री। सपोज देखिएगा 180 डिग्री करा, तो इसको हमने फिक्स रखा, तो देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है बेटे। इसको हमने 180 डिग्री रोटेट करा दिया। 180 डिग्री आप रोटेट कराओगे, स्टेयरिंग रोटेशन, ऐसे स्टेयरिंग रोटेशन। तो जब आप 180 डिग्री रोटेट कराओगे बेटा, तो आप बताओ क्या ये दोनों 180 पे ये दोनों एच ऊपर चले जाएंगे? चले गए। और ये एच नीचे आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो बताओ ये स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर और यहाँ पर देखो अलग मिला कि नहीं मिला? तो ये दोनों कन्फॉर्मर्स हैं, ये टू आइसोमर्स नहीं है। यही मालिक्यूल ये भी वही सेम मालिक्यूल ये है, उसी मालिक्यूल में आप काम कर रहे हो। सो दिस इज नॉट ट्रू आइसोमर, इट इज नॉट डिफरेंट आइसोमर, इट इज कंसिडर्ड एज कन्फॉर्मर्स। So both are conformers और rotamers. Same molecule with interconvertible 3D orientation. Same molecule है बट 3D orientation देखो अलग हो जा रहा है इसका। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में क्लियरली आ गई होगी बेटे। बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो जरा सा, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। हालांकि ये जो लिखा है आप इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो 1 2 3 sp3, 1 2 3 sp3। तो sp3 है, कार्बन यहाँ पर दोनों बॉन्डेड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और इसका हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। तो देखो ये स्फेरिकल शेप होता है इसका, ये देखो ये। और ये sp3 है, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ये नजर आ रहे होंगे। तो हाइब्रिड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो ये इसके, और 4 देखो sp3 है, तो ये भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाइब्रिड आपस में ओवरलैप कर गए, और देखो ये हाइड्रोजन 3 इधर ओवरलैप कर गए इसके साथ, और 3 इधर कर गए, C2H6 बन गया आपका। और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। इसको अगर हम n बोलेंगे न्यूक्लियस, तो ये भी n होगा, सेम मॉलिक्यूल है। और ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, INA। दिस इज योर INA लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस इज INA। तो अब इसके अराउंड जब आप रोटेशन कराते हो तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। आप इसको रोटेट कराते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही रहती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, बस आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही रहता है। सो ड्यू टू फ्री रोटेशन नो चेंज इन ओवरलैपिंग रीजन। तो ये ओवरलैपिंग रीजन चेंज नहीं होता है, मतलब जैसे ओवरलैपिंग रीजन है इसको घुमाते रहो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ही रहेगा बेटे, तो ओवरलैपिंग रीजन चेंज। बट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3D चेंजेस, ये पोजीशन चेंज होती चली जाएंगी। देखो इस तरह से घुमाएंगे अगर, तो ये इनकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। क्लियर बेटे, बात समझ? तो व्हाई फ्री रोटेशन, हाउ फ्री रोटेशन, नाउ इट इज क्लियर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो बहुत तगड़ी बात है ना, कितना मस्त और ज़बरदस्त आप समझ रहे हैं अल्टीमेट तरीके से। चलिए और देखिए कुछ एग्जांपल्स। देखिए हमने यहाँ पर देखो क्लियर, रैपिड रोटेशन एट रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। जरा देखो ये जो फॉर्मेट है, देखो ऐसा ऐसा, इसमें एक ऊपर और दो नीचे, इसमें एक नीचे और दो ऊपर है, जस्ट अपोजिट इसका, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है, 180 पे है। देखो अपोजिट, ये देखो अगर ऊपर है तो ये 180 नीचे है, ठीक है। और ये जस्ट दोनों नीचे हैं तो जस्ट दोनों ऊपर है। ऐसे फॉर्म को हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और समझेंगे इसमें देखो एकदम ओवरलैप करते हो, अगर ये ऊपर है तो ये वाला भी ऊपर है, ये इधर से, तो ये सेम पोजीशन पे आ जाए, एग्जैक्टली ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन दोनों को हम जस्ट चिपका दें तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, ये बॉन्ड ओवरलैप कर जाएगा, ये बॉन्ड ओवरलैप कर जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे चिपकाने पे, ऐसे फॉर्म को हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। और ये रैपिड रोटेशन होता है रूम टेम्परेचर, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया फ्री रोटेशन पॉसिबल है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होती, जितनी एनर्जी चाहिए होती है रैपिड रोटेशन रूम टेम्परेचर को उतना मिल जाता है, 1 to 20 किलो जूल पर मोल, पता है आपको, है ना। तो कुछ ये आ गया आपका रैपिड रोटेशन एट रूम टेम्परेचर। इसकी बात कर ले, देखो ये ऐसे करके घुमा दिया इसको, है ना। एक को हमने फिक्स रखा, अब इसको हमने घुमा दिया, तो देखो ये एच था, ये ऊपर आ गया, इसका पोजीशन देखो चेंज हो गया कि नहीं चेंज? देखो ये चेंज हो गया। तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म, ये आपका एक्लिप्स फॉर्म है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं सॉहर्स फॉर्म, इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये आपका वेज डैश फॉर्म है। ये आपका कौन सा फॉर्म बेटे? वेज डैश फॉर्म है। कहानी एकदम अच्छे से क्लियर है क्या बेटे? चलिए नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूमैन। तो अब न्यूमैन में क्या है देखो बेटा, ये जस्ट एक दूसरे से, देखो ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है इस तरह से, एकदम 180 पे स्टैगर्ड फॉर्म है। रूम टेम्परेचर, अब क्या हुआ कि मान लो सपोज हमने क्या किया, जरा देखना, इसको हमने इतना एकदम
60 डिग्री घुमा दिया, तो ये जस्ट इसके पास आ जाएगा। अब ये वाले सर्कल को घुमा रहे हैं तो ये जस्ट इसके पास आया, तो बताओ सर्कल पर दूसरा वाला कौन सा, ये वाला। तो जितना एंगल है उतना ही एंगल है, तो सर्कल वाला देखो, सर्कल वाले को देखो, सिर्फ ये सर्कल वाला है, ये सर्कल वाला, ये सर्कल वाला, नजर देखिएगा। इसको 180 घुमाए तो ये जस्ट को ओवरलैप कर जाएगा। जब इस सर्कल को घुमा रहे हो तो ये वाला भी इधर चला जाएगा, और देखो बेटा ये वाला भी इधर आ जाएगा। देखो जरा सा, सब एक दूसरे में ओवरलैप करके चिपक जाएंगे। देखो ये तो एकदम एक दूसरे के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। दिखाने के लिए साइड में रखा गया है, बट ये एकदम ओवरलैप, जैसे 2 फिंगर हैं ये जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें। आपको नहीं दिख रहा, आपको एक ही फिंगर दिख रहा होगा। अगर आप साइड से देखो तो आपको 2 फिंगर ऐसे दिखेंगे, बट सामने से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, और इनके बीच में एक बॉन्ड रहेगा, इस तरह से एक बॉन्ड रहेगा। साइड से देखोगे दिखेगा, बट सामने से देखोगे तो आपको एक फिंगर नजर आएगा। तो जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है और ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है। बोलो बेटा, कहानी क्लियर है? तो ये आप देख लो, कन्फर्मेशन की कहानी चल रही है बेटी तगड़े से यहाँ पर, और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, मस्त और मज़ेदार तरीके से, एकदम चीज़ों को समझते हुए गर्दा तरीके से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन में क्या कन्फर्मेशन, इथेन का फॉर्मूला पता है, CH3CH3 C2H6, राइट। चलिए पढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, मुझे लगता है कि अब जैसे मैं समझाऊंगा एकदम तुरंत आप एक बार समझ जाओगे कि मैं सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाते चला जाऊँ। देखो क्या, इथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लो देखो सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जरा समझाता हूँ बेटे आपको मैं। जैसे कि सपोज ये आपका इथेन है C2H6, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, CH3CH3। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में है ना सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं बेटे, देखो ये सिग्मा बॉन्ड। इसको आप ऐसे तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और देखो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये जो कार्बन आप दिख रहे हो बेटे, यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 है, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्सिस है, जो इस कार्बन के न्यूक्लियस को मिला रहा है, इसको CC एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझना बात को पढ़ रहा हूँ मैं फिर से। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें बेटे एक चीज़, तो आपको क्या नजर आएगा, जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा। दोबारा पढ़ते हैं। इथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। भैया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है, देखो इस पर भी, तो 3 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं इस कार्बन पे। सिमिलरली इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको हम कार्बन कार्बन एक्सिस बोल सकते हैं। कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन। अब बॉल एंड स्टिक मॉडल मैं अपने हैंड से ही आपको बना के दिखाता हूँ, जरा देखिए। हम क्या करें, अगर बेटे हम एक कार्बन को, अगर हम इस कार्बन को फिक्स करते हैं, सपोज दिस इज फिक्स्ड, और आपको पता है कि इनके बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल है और इसके ओवरलैपिंग रीजन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो रूम टेम्परेचर में फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। तो देखो इस कार्बन को हमने बोला कि ये बॉल है, ये एक बॉल है और ये स्टिक है। बॉल स्टिक मॉडल से समझते हैं इस बात को। तो उसके लिए कोई अलग से मॉडल बना के समझाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही विजुलाइज कर सकते हो। तो कैसे, ये हमारे पास सपोज, ये हमारे पास ये जो फिक्स्ड कार्बन है ये वाला है, और ये इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ऊपर की ये 3 हाइड्रोजन है कुछ इस तरह से, या फिर 2 लेते हैं, 3 है 2 लेके चलते हैं क्योंकि हाथ से वो बन नहीं पा रहा है। चलो ये तो ऐसे देखो, इधर भी हमारे पास सपोज ये है। अब ये कार्बन कार्बन एक्सिस है। अब जरा देखो, अगर आप देखो इन दोनों हाइड्रोजन को देखो, इन दोनों हाइड्रोजन को देखो, ये 2 हाइड्रोजन फिक्स है, बट इन दोनों हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इन दोनों हाइड्रोजन का एंगल जरा देखना अलग हुआ क्या। ये दोनों हाइड्रोजन चेक करो, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया, फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया, फिर बेटा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको इन दोनों हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी इन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इन हाइड्रोजन का डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट नजर आ रहा है क्या आपको। इस तरह से ऐसे करके बेटा आप रोटेट करते जाओगे तो ऐसे इन्फाइनाइट कन्फॉर्मर्स मिल सकते हैं। कि एक ही कन्फॉर्मर थोड़ा सा रोटेट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे करके आप इन्फाइनाइट कन्फॉर्मर्स बना सकते हो। तो ये सिंपल बॉल एंड स्टिक मॉडल कहने के बताओ और समझो। हमने कहा कि सपोज आपने ये लिया, ये था पहला, ये दूसरा ये है आपके पास, ये पहला ये था। अब हमने क्या किया, इसको फिक्स किया, ये वाला फिक्स है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, है ना। चलो इसी से यहाँ से दिखना शुरू करते हैं। हमने क्या किया बेटा, आपको ये दिख रहे हैं 3, ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा टिल्ट करके नीचे आया, देखो ये थोड़ा सा और नीचे आ गया, और ये थोड़ा सा और इधर आ गया, देखो
थोड़ा चेंज हुआ तो बताओ ये इसमें इधर शिफ्ट हो गया कि नहीं शिफ्ट हो गया। फिर थोड़ा सा हमने इसको और रोटेट कराया तो थोड़ा सा ये इधर आया, थोड़ा सा ये और इधर आया, थोड़ा सा ये और इधर आया। ये देखिए आप ऐसे, चूंकि रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो अब ये अगर इसको आप इस तरह से घुमा लो, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का थीटा ऊपर ले जाओ तो ये वाला मिल जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर रोटेट कराओ इस चीज़ को, थोड़ा सा इस तरह से, इसको थोड़ा सा इसको रोटेट कराया तो इधर वाला है, और उतनी एंगल से रोटेट, तो आप क्या है इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में पॉसिबल है बेटे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, और इधर से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको मैंने समझा लिया होगा, बात आप समझ गए होगे। सो जरा देखिए, कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन, कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी, इसको हमने स्टेशनरी रखा, एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड सीसी एक्सिस, हमने इस कार्बन एटम को या इस कार्बन एटम को हमने रोटेट कराया अराउंड दिस एक्सिस, अराउंड दिस एक्सिस हम इसको रोटेट कराते गए तो हमको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बोथ व्हिच आर इंटरकन्वर्टेड टू ईच अदर एंड बोथ एंड दीज आर इनफाइनाइट नंबर्स। So this rotation results in infinite number of special arrangement of hydrogen atoms attached to one carbon atom with respect to hydrogen of attached to other carbon atom। यहाँ पर जो कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन लगे हुए इनका अरेंजमेंट, अब इसके रिस्पेक्ट में इनका अरेंजमेंट देखो, फिर जरा इसके रिस्पेक्ट में देखो इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, ये तो फिक्स कर रखो, तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ बेटा इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। तो ये जो 3 हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन पे लगे हैं, बैक कार्बन के साथ इनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। देखो इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग अरेंजमेंट, इसके साथ फिर अलग अरेंजमेंट है, और इस तरह से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आपको कन्फर्मर्स मिलेंगे, है ना। तो वही कहा है यहाँ पर, एंड दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं। दस दीज आर इन्फाइनाइट नंबर्स, ये कैसे नंबर्स हैं, इन्फाइनाइट नंबर्स हैं। देखिएगा, दीज आर इन्फाइनाइट नंबर्स, ये वाला देखिए, ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। अब देखो, हाउएवर देयर आर 2 एक्सट्रीम केसेस, one such conformation in which hydrogen atoms attached to 2 carbon are close together as possible is called eclipse। अब बताओ बेटा, ये कार्बन जो आप देख रहे हो ये है ना, देखो ये क्या है ना बेटा, इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन और इसको हम बोलते हैं बैक कार्बन। जरा समझिएगा बात को, इसको मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, 100 हर्ट्ज में दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे देखना। अगर हम इधर से देख रहे हैं, सब जिधर से हम देख रहे हैं उसको हम फ्रंट कार्बन बोलेंगे। हम इधर से देख रहे हैं, सिर्फ हमारी आई इधर है, उसको हम फ्रंट बोल देंगे, फ्रंट। पीछे वाले कार्बन को हम रियर कार्बन या बैक कार्बन बोलेंगे, रियर या बैक कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं बेटे, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक, ओके। ये आपका 3D मॉडल होता है, 3 डायमेंशनल आपको साफ साफ दिख रहा है, 3D मॉडल होता है। अब नेक्स्ट ये बताओ, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो सीसी के बीच का बॉन्ड, ये सीसी बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड है। आप इसको फिक्स करके इसको घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो, अभी मैंने बताया था, इसको सॉहर्स फॉर्म बोलते हैं, सॉहर्स फॉर्म। और जो इस तरह का फॉर्म है इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन फॉर्म। अब देखो समझना कैसे 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 करते हैं इस चीज़ को। ये जो फ्रंट कार्बन होता है इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, और बैक कार्बन इसको हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं। क्योंकि अगर हम आप इस बॉन्ड को सामने से देखोगे बेटा तो आपको दोनों कार्बन अलग अलग नहीं दिखेंगे, ऐसे देखोगे तो 3D में आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे, बट आप फ्रंट से देखोगे तो इनका क्या प्रोजेक्शन दिखेगा, और प्रोजेक्शन हमेशा आपको बताओ साइड होता है, प्रोजेक्शन हमेशा 2D होता है। ये तो 3D है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे इस तरह से ऊपर 3D दिख रहा है, बट इसका जब प्रोजेक्शन देखते हो तो हमेशा 2D होता है। जैसे स्फीयर का प्रोजेक्शन आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। अब इसमें क्या है कि सामने वाले को आप एक पॉइंट से, और चूंकि एक ही कार्बन नजर आएगा, अगर आप ऐसे देखोगे तो आप क्या करोगे, सामने वाले को एक पॉइंट से और दूसरे वाले कार्बन को शो करने के लिए एक सर्कल से शो कर दो, वही चीज़ यहाँ पर दिखा देगा। तो देखो हमने सामने वाले कार्बन को बेटा, इस वाले कार्बन को हमने एक पॉइंट से शो किया, देखो ये पॉइंट है, और देखो इससे 3 हाइड्रोजन देखो जरा, 1 2 3, ये देखो शो कर दिया 1 2 3। अब बताओ, अब पीछे वाला हाइड्रोजन ये भी है, ये सॉरी ये कार्बन है, अब इसको कैसे शो करें, तो इसको एक सर्कल से, तो हमने इसको एक सर्कल से शो कर दिया। जरा देखना, तो इसका ऊपर देखो ये ऐसे ऐसे, और जरा चेक करना सर्कल वाले चेक करना, देखा ये ऊपर, ये देखिए और ये देखिए, है ना, ये है एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर, बट दिखाने के लिए बेटा साइड में दिखाना पड़ेगा। नहीं तो देखो कैसे, अगर यहीं पर ऐसे बना दोगे बॉन्ड तो हाइड्रोजन नजर नहीं आएंगे, तो देखने के लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट एकदम साइड में लिखते हैं इसको। तो ये एकदम क्लोज है कि नहीं एक दूसरे के, देखो ये हाइड्रोजन इसके क्लोज है, ये बिल्कुल एकदम क्लोज है, इनके बीच का जो एंगल अगर आप देखें तो थीटा 0 है, ये मिनिमम मैक्सिमम क्लोज हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम क्लोज न्यूमैन का फॉर्म आया, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब हो सकते हैं, देखिए समझिएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बताओ बेटा ये एकदम ऊपर है, एकदम
एबव, तो एकदम बिलो है ना, 180 पे आ गए दोनों, 180 पे। तो मैक्सिमम बेटा एक दूसरे, कोई भी चीज़, दो चीज़ें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब हो सकती है, जब एंगल उनके बीच का कितना हो, 180 हो, और मिनिमम का जब 0 हो, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम अपार्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम दूर हो जाएंगे। तो अब इसको अगर आप समझें, जरा ध्यान से समझाता हूँ मैं, देखो। तो अगर इसको हम बनाएं, देखो ये हाइड्रोजन देख लो पॉइंट से, देखो पॉइंट है, ये हाइड्रोजन 3 देख ली, दिख रहा है नजर साफ साफ। पीछे वाले को सर्कल से बनाओ, तो एक सर्कल बनाए देखो, और जैसे है देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, वहाँ देखो ये क्लियर नजर आ रहा है सर्कल वाले तीनों। तो ये जो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल, उसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, और ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसको स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, ये लीस्ट स्टेबल बेटा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये जो एकदम दूसरे के क्लोज आ गए, तो बेटा इनके बीच का, एटम्स के बीच का भी रिपल्सन होगा, प्लस यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बीच का भी रिपल्सन काउंट हो सकता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो साइज है, उनकी वजह से भी रिपल्सन काउंट हो सकता है। तो यहाँ पर पीछे रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से लीस्ट स्टेबल होंगे। और रिपल्सन ज़्यादा होता है तो बेटा इनकी एनर्जी बढ़ती है, ड्यूरिंग रिपल्शन सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तभी तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर इसमें इधर जाना चाहता तो मैं बता देता हूँ, इसको 12 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, किलो जूल पर मोल, 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहीं से नहीं मिलती है, हमें अलग से नहीं देनी पड़ती है, रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल होती है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, एक दूसरे में इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। सो इस कॉल्ड एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, इस कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आप बात समझे होंगे। अब जरा मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो, ये आपका एक्लिप्स्ड है, जो कि मिनिमम क्लोज मैक्सिमम क्लोज थे, और ये मैक्सिमम एक दूसरे से दूर है, तो ये आपका स्टैगर्ड है। इनके बीच का जो भी अदर फॉर्म आएगा, दैट ऑल अदर फॉर्म, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। मैं इथेन की बात करूँ, ऑल अदर फॉर्म आर कॉल्ड, ये भी एक कन्फर्मेशन है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसके अलावा जो भी अलग फॉर्म होगा, दैट ऑल अदर फॉर्म्स आर स्क्यू कन्फर्मर्स। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं, मान लो सपोज हमने इस तरह का बनाया है, ऐसा, ये H और H लगा है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ डाल दिया कहीं पर भी। अब यहाँ 60 था, ये 60 है, देखो ये 60 वाला था, ये आपका 60 वाला था, ये वाला था। अब हाइड्रोजन को सपोज हमने यहाँ लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इस वाले हाइड्रोजन को तो इधर। क्या ये 60 पे है? नहीं है बेटे। तो ये ना तो एक्लिप्स्ड है और ना ही स्टैगर्ड है, ये स्क्यू होगा। इस तरह का कोई से ही बनाओ जो एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड नहीं होगा, ऑल आर स्क्यू कन्फर्मर्स। चलो अब पढ़ा जाए, देखिए। ऑफ कोर्स, हाउएवर दे आर टू एक्सट्रीम केसेस, वन सच कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड to two carbons are as close together as possible is called eclipse। देखो ये जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्लोज हो सकते हैं उतना क्लोज है, इसलिए इसको eclipse बोलेंगे। एंड अदर इन विच हाइड्रोजन्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टैगर्ड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस 60 पर, इतने इससे मैक्सिमम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने 180 पे देखो, ये अगर आपने थोड़ा सा, मान लो ये 180 पे, अगर थोड़ा सा भी आपने इसको ऐसे कर दिया तो बेटा तो 180 से कम नहीं हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है 180 पे ही हो सकते हैं। सो समझ रहे हो ना बेटे बात। सो इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एंड एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, इनके अलावा जो भी होंगे, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट इन ऑल द कन्फर्मेशंस द बॉन्ड एंगल, समझिए जरा एक चीज़ और, जब आप रोटेट कर रहे हो डिफरेंट की बात कर रहे हो, जरा समझना बात को। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के बीच का, ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, ये देखो ये बॉन्ड लेंथ होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ, ये बॉन्ड लेंथ और ये। और बेटा बताओ, यहाँ पर एंगल 120, इसके बीच 120, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120। अब मैं आपसे बोलूँ, इसको रोटेट कर लो थोड़ा सा, जरा देखना इस पॉइंट को, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे। देखिएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हमने कहा इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखना जरा। अब बताओ मुझे एक चीज़, मुझे ध्यान से बताओ, अभी भी ये बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, ये बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, ये बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, CH के बीच का बॉन्ड लेंथ रहेगा, CC और CH की जो बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। जरा देखो ये, और एंगल भी यहाँ 120, यहाँ 120, वहाँ 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, सॉरी ये 120, ये 120, ये 120, ये भी उतना ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये भी 120, 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 CC-CH बॉन्ड का लेंथ जो वही रहेगा। कहने का मतलब जब आप इन्फाइनाइट कन्फर्मेशन घुमा के बना रहे हो, तो जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से 3 हाइड्रोजन, ये इनके बीच का एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है, 120 ही रहेगा। इधर भी इनके बीच का भी जो एंगल 120 वही रहेगा, और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ और कार्बन और जो हाइड्रोजन लगा है उनके बीच का ही बॉन्ड लेंथ वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट इधर के हाइड्रोजन और इधर के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बीच का एंगल जो आप रोटेट करो, तो एंगल ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है, बट जो फिक्स्ड है इनका वो वही रहेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो। सो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट इन ऑल द कन्फर्मेशंस
द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम, एक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस कैन बी प्रेजेंटेड बाय सॉहर्स एंड न्यूमैन। इसको हम न्यूमैन बोलते हैं, इसको हम सॉहर्स बोलते हैं, इसको हम न्यूमैन बोलते हैं, इसको सॉहर्स बोलते हैं। दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोले बेटे क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपको? कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या बेटे? चलिए देखिए आगे। ये हमने कहा था ना बेटा कि जब देखो ये मोर क्लोज है एज पॉसिबल, एज क्लोज, तो यहाँ पर जब ये क्लोज है तो यहाँ पर क्या होगा कि बेटा इनके बीच के बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर है उनमें रिपल्शन हो सकता है, ये इनके जो एटम्स है उनके बीच रिपल्शन हो सकता है, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगा। तो जब ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड से एक्लिप्स जाने के लिए बेटा इसको 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना, क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? दिस इज फ्रॉम रूम टेम्परेचर, दिस इज फ्रॉम रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये एंगल डायहेड्रल एंगल होता है। और कुछ चीज़ें समझने के लिए हम आपको समझाएंगे, जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं है ना, वो आपको क्लियर करेंगे। पहले सॉहर्स समझिए आप क्या होता है। सॉहर्स देखिए है ना, इसको मैं पहले चल ठीक है बना हुआ है, दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ज़रा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। ये आपका सॉहर्स फॉर्म है, ये आपका फ्रंट कार्बन है, आप इधर से देख रहे हो, ये आपका बैक कार्बन है। ठीक है, फ्रंट कार्बन को हम किससे? एक पॉइंट से रिपीट करेंगे और बैक कार्बन को सर्कल से। फ्रंट को एक पॉइंट से और बैक को एक सर्कल से। ठीक है, ओके। जरा देखिए ये आपका सॉहर्स फॉर्म है। जरा देखिए इसको ले जाते हैं न्यूमैन में। तो हमने फ्रंट का देखो ये वाला ले लिया, ये देखिए ये आपका C1 कार्बन, ये C2 कार्बन है। अच्छा, बैक वाला क्या देखो ऐसे, तो सर्कल पे जरा देंगे, तो ये सर्कल बनाया हमने, और देखो बैक वाला ये देखिए सर्कल वाला है, ये ऐसे कि नहीं, जरा देखिए। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये आपका सॉहर्स फॉर्म है, इसका न्यूमैन फॉर्म है। बेटा बताओ ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है। सिमिलरली जरा इस पे आइए, देखिए स्टैगर्ड फॉर्म है ये, देखिए फ्रंट को हमने क्या किया, पॉइंट से ले लिया, ये पॉइंट, और जरा देखिए कुछ इस तरह से ये लीजिए, आ गया। इसके बाद फिर बैक कार्बन के एक सर्कल से C2 को सर्कल से, तो ये C2 वाला कार्बन, दूसरा कार्बन बैक वाला है, और इसके हाइड्रोजन को जरा देखिए ऐसे, जरा चेक करना, ध्यान दीजिए, जरा देखिएगा ये सर्कल पे कैसा हाइड्रोजन, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए। तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। यूनिवर्सिटी बेटा समझ में आ रहा है। तो आपका सॉहर्स, ये आपका न्यूमैन, ये सॉहर्स, ये न्यूमैन है ना, ये एक्लिप्स्ड का सॉहर्स फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड का न्यूमैन फॉर्म है, ये स्टैगर्ड का सॉहर्स फॉर्म है, स्टैगर्ड का न्यूमैन फॉर्म है। मुझे लगता है एकदम कहानी तगड़े से समझ में आ रही होगी, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आपको। अब जरा देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन, भैया न्यूमैन देख लो, और न्यूमैन तो पता है, न्यूमैन में क्या है ना बेटा, ये जितने भी एंगल, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितने हैं, 120 120 120, ये पॉइंट वाला है ना, देखो तो ये पॉइंट वाला फ्रंट कार्बन है, ये एंगल 120 120 120। बैक कार्बन भी आप देखो सर्कल वाला, सर्कल वाले को यहाँ से बना के देखो अलग से। तो अगर आप सर्कल वाले को देखो, सर्कल में देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए इनके बीच को अगर आप ऐसे ऐसे देखो तो ये एंगल भी कितने दिख रहे हैं बेटा, बताओ आप मुझे। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 ईच। तो चाहे फ्रंट के अगर आप देख लो, तो फ्रंट वाला देखो, ये फ्रंट वाला ये कितना 120 120 120, राइट। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। कैसे बना होगा, कैसे बना होगा जरा देख लो आप। ये देखो आप, ये 3D, तो ये 3D होता है, 2D होता है, जरा देखो इस तरह से है। अब जरा देखो ये सॉर्स ये था, ये देखिए ये हो गया पॉइंट, C1 हो गया। बैक कार्बन को सर्कल, तो बेटा उसको सर्कल बनाया, सर्कल पे देखो ये हाइड्रोजन इस तरह से, देखिए ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये देखिए न्यूमैन। सिमिलरली जरा देखो स्टैगर्ड का, जरा देख लो, है ना। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्सन या फिर डायहेड्रल एंगल। अब जरा देखो इसमें क्या है, अब वापस भी न्यूमैन से आप सॉहर्स भी बना सकते हो। जरा कैसे, देखो आप ऐसे लिए, ये देखो इसको बाहर निकाल लिया बाहर, ये देखो, और एक लाइन खींच दो ऐसे, टिल्टेड लेफ्ट या राइट, टिल्टेड लेफ्ट या फिर टिल्टेड राइट, ऐसे। ये जो CC के बीच का बॉन्ड है, जो ये फ्रंट और बैक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि 2D है, ये इस तरह से आप होगा। तो आप क्या करो, बीच वाले को जो पॉइंट वाले पर खींच लो बाहर, खींच लिया बाहर, देखिए ऐसे आ गया। और एक बैक कार्बन के लिए एक लाइन खींच दिया ऐसे, टिल्टेड इधर लेफ्ट और राइट। उसके बाद फिर बैक वाले सर्कल पे ये बॉन्ड ऐसे दिखा दो यहाँ पे, जरा देखो ये देखिए, ये फ्रंट वाले देखो ये बॉन्ड, ये देखिए, कहानी क्लियर है ना बेटे एकदम। ये पढ़ो जरा इसको, जरा देखिएगा। एंगल सब 120, देखो 120 120 120 120 120, जरा देखिए 120 120 120। यहाँ पर भी 120, वही चीज़ है भाई, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करें तो एंगल थोड़ी चेंज हुआ। 120 120 120, इनके बीच का भी एंगल 120 120 120। सिमिलरली ये ओवरलैप ही कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का, तो फ्रंट और 120 120 120। चलो देखा जाए, जिधर हमारी आई होती है उधर से हम देखते हैं उसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, उसके पीछे वाले को रियर कार्बन या बैक कार्बन बोलते हैं। और जो आई होती है वहाँ पर उसको हम पॉइंट से और बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। इन दिस प्रोजेक्शन द मालिक्यूल इज व्यूड एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखते हैं हम। द कार्बन एटम नियरर टू आई, आई हमारा ये है सब कुछ,
नियर टू आई, देखिए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए पॉइंट, देख रहे हो क्लियर, ओके। 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द फ्रंट कार्बन एटम आर शोन बाय 3 लाइंस ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच अदर। देखो भैया ये हाइड्रोजन 3 है 120 ईच अदर, ये हाइड्रोजन 3 है 120 ईच अदर, जो इस कार्बन पे लगे हुए हैं पॉइंट वाले पे, फ्रंट कार्बन पे। द रियर कार्बन एटम, द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आई, अवे फ्रॉम द आई, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ये देखिए इस वाले को हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, देखिए जनाब। एंड द 3 हाइड्रोजन एटम्स आर सो अटैच्ड टू इट बाय शॉर्टर लाइन, शॉर्टर लाइन इसलिए क्योंकि सर्कल पे लगाना, जैसे ये वाला यहाँ से पॉइंट यहाँ से, अब इसको शॉर्टर लाइन से, तो यहाँ से यहाँ, ये देखिए वही चीज़ दिख रही है आपको सामने यहाँ, है ना, शॉर्टर लाइन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120, ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, देखो 120 120 120 टू ईच अदर, द न्यूमन प्रोजेक्शन आर डिपिक्टेड इन फिगर। भैया सब तो समझा दिया, क्या करोगे, बच्चे की जान लेंगे क्या आप, तो बस वही चीज़ है। देखो बेटे आपका 3D है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमारी आई है इथेन, तो इस फ्रंट कार्बन के एक पॉइंट से, बैक कार्बन के एक सर्कल से, ये हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन है। फ्रंट वाला देखो एंगल सभी के बीच 120 120 120 होंगे, अगर आप इस पॉइंट वाले की बात करो, सर्कल वाले पे लगाओगे तभी इनके बीच का एंगल कितना 120 120 120 यहाँ पर नजर आ रहा है, बोलो ना बेटे, कहानी क्लियर है। तो ये एंगल चेंज नहीं होता है, और अगर आप इसको रोटेट करके ऐसे लाओ तो ये देखो एंगल चेंज नहीं होगा, बट ये जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन है और जो बैक वाले हाइड्रोजन है इनके बीच का एंगल हम अगर देखें, जैसे सामने वाला और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच का एंगल देखो तो एकदम ओवरलैप करें तो 0 हो जाएगा, ऐसे ले लोगे तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एंगल 60 हो जाएगा। बट एक्चुअली में जो ये कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन लगे हैं जिस पर्टिकुलर कार्बन पे, वहाँ पे 120 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। बट एक कार्बन वाले हाइड्रोजन का दूसरे वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ जो एंगल होता है रिलेटिवली एंगल, वो चेंज होता है। क्लियर, कहानी यहाँ तक समझ में आती है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद बेटा, अब ये समझना है टॉर्सनल, डायहेड्रल या टाइप्स ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, अब हम इनको तगड़े से समझेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक मैंने आपको बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा लिया। ओके बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटे इसको डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें क्या है, देखो क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, समझना। व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन ऑन फिक्सिंग वन एटम, हम एक कार्बन को फिक्स करते हैं एंड हम सेकेंड कार्बन को रोटेट जब कराते हैं तो हमको इन्फिनिट है ना, सो वील गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स कॉल्ड कन्फॉर्मर्स और रोटमर्स। बट अभी जब हमने बात किया इथेन की, तो आपने देखा कि वहाँ पर दो चीज़ आपके सामने आई। इथेन की बात की आप लोगों ने, जब इस तरह का एक आपका एक्लिप्स फॉर्म आया और दूसरा जो आपका इथेन का फॉर्म आया आपका क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म आया। कुछ तरह से एच थे यहाँ पर, देखो ये हमने इथेन की बात की थी बेटे, लाइक दिस, लाइक दिस। ये आपका एक्लिप्स फॉर्म था, है ना, और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म था। ठीक, ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस का था और ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस का था। ये लीस्ट स्टेबल था और ये आपका मोस्ट स्टेबल था, कुछ ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, जब हम और आगे कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे, अच्छा फिर हमने आपको इथेन में और क्या बोला था कि भाई एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा जितने भी फॉर्मेट बनते हैं वो सबके सब स्क्यू कन्फॉर्मर्स होंगे। ये हमने इथेन में बात किया था, राइट। बट इथेन के अलावा अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स चेंज करें, लाइक 3 4 5 आगे जो भी बात करें, तो और भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो देखते हैं क्या है। बट देयर आर 4 कन्फॉर्मर्स विच वी गेट एंड यूज्ड। हमें 4 और मिलते हैं, 4 टोटल मिलते हैं, स्टैगर्ड, एक्लिप्स जिनकी हम बात इथेन में कर चुके हैं, एंड थर्ड गॉच एंड पार्शली एक्लिप्स्ड, ये मिलते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को अभी समझेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बढ़िया से अभी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो फिर भी देख लो आप यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि 4 कार्बन है बेटे, 4 कार्बन इज नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब दिस इज लाइक दिस, CH3 CH फिर CH एंड CH3, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे C2C3 एक्सिस की बात करें, C2 3 एक्सिस की बात करें बेटे, मतलब इन दोनों कार्बन की बात अगर हम करें, तो इस कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखिए बेटे, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक CH3 लगा है। इस कार्बन पे आप देखो तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक CH3 लगा है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइक दिस। C2C3 इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड हम रोटेट करेंगे। अगर मैं इसको आपको न्यूमैन में दिखाऊं, स्टैगर्ड, देखो इसका क्या बनेगा, देखिएगा जनाब। मैं C2 की बात कर रहा हूँ तो 2 यहाँ बोल दे रहा हूँ, C2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 H और एक CH3 लगा। चलो मैंने एक CH3 यहाँ पर ले लिया और 2 H यहाँ पर ले लिया, पॉइंट से डिनोट किया और इसके बाद एक सर्कल बनाया। अब इसका 3 की बात करें तो ये आपका 3 हो गया,
3। अब 3 पर अगर देखो कि 2 हाइड्रोजन एक CH3 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ लाइक दिस, तो ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म होता है। नॉन रिपीटेंट की बात करें, एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा जरा दिखाता हूँ मैं आपको। एक्लिप्स फॉर्म अगर मैं आपको यहाँ दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा देखिए, इसी से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा बेटा। इसको मैं यहाँ ले आया और अब देखो जरा सा, ये मैं ग्रुप से यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अब जरा देखो, इसका जो आपका एक्लिप्स फॉर्म हो सकता है वो क्या हो सकता है कि एक्लिप्स फॉर्म पता है ना कि बॉन्ड्स ओवरलैप करते हैं। इस तरह से देखो, ये आएगा एक ये आएगा और एक आपका ये आएगा कुछ। चलो 2 की बात करें, 2 पे 2 CH3 एक H लगा है, सॉरी 2 H और एक CH3 लगा, 2 पे तो एक CH3 लगा लेते हैं और 2 यहाँ पर H लगा लेते हैं। अब 3 पे देखो 2 H और एक CH3 लगा है, तो यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया और 2 H लगा दिए, देखो है ना, 0 एंगल हो गया। ओके, तो ये आपका एक्लिप्स्ड, बेसिकली दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। बल्कि ग्रुप एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करते, जब कोई बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उसको हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। चलिए भी आप समझ गए। अब आपको गॉज समझाएं, अगर गॉज फॉर्म समझाएं तो देखिए, अब गॉज समझाते हैं आपको। देखिएगा, पहले फॉर्मेट समझो, फिर हम आपको ये सब आपको क्लियर अभी करेंगे अच्छे से। चलो गॉज फॉर्म समझाएं अगर हम आपको, तो गॉज में क्या करना होता है हमको, देखिएगा हटा रहा हूँ। चलो एक CH3 था बेटा, यहाँ पर 2 H थे, चलो 2 H ऐसे हमने लगा लिए। अब दूसरे वाले का जो CH3 है, सेकेंड वाले का, थर्ड वाले कार्बन का CH3, जो ये देखो ये CH3 यहाँ पर, तो जो 2 बल्कि ग्रुप के बीच में जो एंगल आता है अगर वो 60 है तो ये आपका गॉज फॉर्म होता है। पार्शियली एक्लिप्स्ड क्या होता है कि जब 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप ना करें बट एक्लिप्स्ड फॉर्म बने, मतलब एक्लिप्स बने इस तरह का बने बट बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, तो आपका पार्शियली एक्लिप्स होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है, इसका हम बनाते हैं इस तरह से, कोई सब एक फॉर्मेट ले लो। अब इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो देखो, कहीं पर भी आप लेके देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया H, इस CH3 को हटा दे रहा हूँ, क्लियर बेटे। चलो देखो कैसे, अब हमने कहा कि यहाँ पर H ले लिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे एक CH3 है, तो थर्ड पे एक CH3, थर्ड वाला कार्बन आपका सर्कल है, सर्कल पे ये CH3 हमने यहाँ लगा दिया H, और यहाँ पर H और H बचता रहा। देखो सेकेंड नंबर पे अगर आप ध्यान से देखें, सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, वेट मिनट, एक सेकेंड वेट करो, अब दिखाता हूँ जरा, वेरीफाई करना बेटे। अगर हम इसकी बात करें सेकेंड नंबर पर, तो इसमें एक CH3 2 H लगे, एक CH3 2 H लगे, ठीक है। सर्कल पे देखो, यानी थर्ड नंबर कार्बन पे देखो, ये थर्ड नंबर 2 H और एक CH3, थर्ड, तो देखो यहाँ पर 2 H और एक CH3 लगा है, तो यहाँ पर ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट 2 बल्कि ग्रुप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर करनी यहाँ तक, ठीक है। अब ये चीज़ें समझेंगे हम लोग पूरा प्रॉपर डिटेल में और अच्छे से, बट मैंने आपको बताया कि अभी स्टैगर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, एक्लिप्स्ड क्या हो सकता है, गॉज क्या हो सकता है, और बेटे पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या हो सकता है। चलिए अब अगर हम बात करें टोर्सनल एंगल और डायहेड्रल एंगल और या फिर एंगल ऑफ रोटेशन की, सो एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन। तो भैया एक चीज बताओ मुझे बेटा, ये फ्रंट पॉइंट वाला है, ये प्रोजेक्टेड बॉन्ड हो गया, बैक वाला जो सर्कल है उसका प्रोजेक्ट बॉन्ड ये हो गया, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा 0 आ रहा है, देखो ये देखो 0 आ रहा है थीटा, तो मिनिमम थीटा कितना होगा, 0, 0 से कम तो नहीं हो सकता, एंड दैट विल बी एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके बाद फिर अगर अब हम यहाँ पर इथेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इथेन की, C2H6। इथेन में तो 2 ही फॉर्म बन रहे हैं, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इथेन में और बाकी फॉर्म नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो नाम कॉमन हो जाएगा। जैसे इसी को एक्लिप्स बोल सकते हैं, इसी को पार्शियल एक्लिप्स बोल सकते हैं, इसी को स्टैगर्ड बोल सकते हैं, इसी को गॉज भी बोल सकते हैं, बट वो चलो देखेंगे। बट यहाँ पर इन्हीं को हम ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड ही बोलेंगे। चलिए इसमें क्या है, देखो बेटा, प्रोजेक्ट बॉन्ड फ्रंट का ये है, प्रोजेक्टेड बॉन्ड बैक कार्बन का ये है, प्रोजेक्टेड बॉन्ड फ्रंट का ये है, प्रोजेक्टेड बॉन्ड बैक कार्बन का ये एंगल, ये आपका थीटा है, और ये थीटा 60 है, और ये इसका मैक्सिमम थीटा होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको ये 2 नहीं मिलेंगे, कुछ और मिलने लगेंगे।
तो एक्सट्रीम फर्स्ट और एक्सट्रीम लास्ट ही के अलावा जो भी हो तो इसके होते हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब 0 और 60 हो। इसलिए मिनिमम थीटा इसका ये होता है, मैक्सिमम थीटा इसका ये होता है, और ये आपका जो एंगल होता है एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ टॉर्शन या फिर डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। चलिए ये भी समझ में आ जाती है हमको बात। आगे देखें, टॉर्शनल एंगल क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड एंड फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, वो आपका क्या होगा? टॉर्शनल एंगल होगा। ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है जरा समझना। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है बेटे? देखो जब कोई भी आप बनाते हो, लाइक सपोज हम यहाँ पर कोई ग्रुप ले लें, ABCDEF, चलो हमने ये लिए ग्रुप्स ले लिए। अब बेटा यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्ट बॉन्ड फ्रंट कार्बन का, ये प्रोजेक्ट बॉन्ड बैक कार्बन का है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है कि नहीं? देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बॉन्ड बनता है, एक दूसरे को जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ इस तरह से सामने आएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन कुछ हो सकता है। तो इनके बीच का जो रिपल्शन होता है, सो रिपल्शन बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, शेयर्ड पेयर, जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम फ्रंट कार्बन एंड बाइक कार्बन का जो प्रोजेक्ट बॉन्ड्स होंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रोजेक्ट बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोजेक्ट बॉन्ड ऑफ बैक कार्बन के बीच में जो रिपल्शन होगा दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। अब जरा बताओ, टॉर्शनल स्ट्रेन की बात अगर हम करें बेटा, तो ये एकदम क्लोज है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर एंगल थीटा है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करें तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम हो। तो जब थीटा 0 होगा बेटा तो हाईली अनस्टेबल होगा ये, ड्यू टू दिस, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन सबसे ज़्यादा हो गई, सबसे ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं आपको, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। सो स्टेबिलिटी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम। सो व्हेन थीटा 0 एक लिस्ट फॉर्म होगा और वहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। इसी की वजह से ये लिस्ट स्टेबल होता है। मिनिमम कब? मिनिमम 60 था, आपको बताया था अभी आपने। तो बताओ ये इसमें और इसमें देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है, 60 डिग्री का एंगल आ जा रहा है। तो यहाँ पर रिपल्शन कम होगा, तो रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये मिनिमम होगा, थीटा 60 होगा, 60 होगा, स्टैगर्ड फॉर्म होगा। बताओ बेटे, क्लियर यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए आगे देखें। These 4 form can be formed when 60 degree rotation around single bond on fixing one atom takes place. तो ये 4 बॉन्ड हमें, ये 4 फॉर्म जो हमने आपको भी समझाए थे, कौन कौन से फॉर्म? स्टैगर्ड स्टेबल है ना, फुली एक्लिप्स्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड एंड गॉच फॉर्म। ये 4 फॉर्म हमें तभी मिल सकते हैं जब हम थीटा रोटेट कराएं स्टेप बाय स्टेप, तो हमको ये 4 फॉर्म मिलेंगे। और थीटा के अलावा अगर हम कोई दूसरा एंगल लेंगे तो हम ये 4 फॉर्म नहीं मिलेंगे, और वो जो फॉर्म मिलेंगे इन 4 फॉर्म के अलावा, दैट ऑल फॉर्म विल बी इसकी फॉर्म। सो थीटा अगर इससे लेस हुआ तो आपको ये नहीं मिलेगा। दिस 4 फॉर्म विल नॉट गेट लेस देन अगर 60 हुआ तो। इसलिए जो थीटा होता है मैक्सिमम वो कितना लेते हैं? हम 60 लेते हैं एंगल थीटा। सो एंड समझ रहे बेटा, सो दीज 4 फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 60 डिग्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड ऑन फिक्सिंग वन एटम टेक्स प्लेस, एंड इफ रोटेट्स लेस देन 60 देन दीज 4 फॉर्म विल नॉट फॉर्म। अभी रोटेट करके दिखाएंगे कि करके। सो दीज 4 फॉर्म कैन गेट ओनली बाय रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। सो मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल इज 60 एंड मिनिमम डायहेड्रल एंगल इज 0। और थीटा 60 से कम का एंगल लिया तो 4 फॉर्म आपको नहीं मिलेंगे। रुको, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, मुझे टाइम नहीं लगेगा बनाने में, आपको बना के दिखा देता हूँ चारों के चारों फॉर्म। चलिए देखिएगा, पहला फॉर्म देखो, ये 0 वाला लेते हैं, ये मिनिमम थीटा है, थीटा 0 है, थीटा 0 है, ठीक है। इसका नाम चलो लिख लेते हैं, आपको दिखाते हैं आपको। C3 का एग्जाम्पल ले लें, C3 फुल एक्लिप्स लेके चलते हैं, H। अब हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, दिस फ्रंट इज फिक्स्ड। अब हम सर्कल को रोटेट करा रहे हैं 60 डिग्री, कुछ इस तरह से देखिएगा जरा जनाब। तो इसका मतलब फिक्स्ड है, तो जो फिक्स्ड है उसको ऐसे ही लिख दो बेटे। देखो CH3 H और H। अब बनाओ सर्कल, अब कलर दूसरा लेते हैं। अब आप सर्कल को रोटेट करा रहे हो, सर्कल को 60 डिग्री रोटेट करा, तो सर्कल पे ये CH3 है, 60 रोटेट कराओगे बेटे, इस CH3 को 60 रोटेट कराओगे तो क्या यहाँ आ जाएगा? यस। अच्छा, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये फ्रंट तो फिक्स है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ऐसा वैसे ही रहेगा। और ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म का क्या नाम आपने दिया? फुली एक्लिप्स्ड, हाईली अनस्टेबल। अच्छा क्यों है? अभी एनर्जी बेसिस पे आपको समझाएंगे। नाउ अब अगर हम इसको 60 रोटेट करा दे, सर्कल को रोटेट कराओ बेटा 60, तो ये वाला CH3 सर्कल पे लगा है, ये वाले नहीं मूव करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है। देखो ये हमने अलग कर लिया इसको, अब ये वाला मूव करके यहाँ आ जाएगा 60। अब सर्कल पे ये वाला है तो पूरा सर्कल घूम रहा है ना बेटे, तो ये वाला हाइड्रोजन भी 60 पे यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन 60 उठ के यहाँ चला जाएगा। मतलब जरा मैं बना रहा हूँ, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, और ये H यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये वाला CH3 यहाँ आ गया, सर्कल पे जो लगा था यहाँ आ गया, देखिए आ गया।
ये वाला एच यहाँ लगा था 60 रोटेट करा, तो ये एच यहाँ पहुँच के देखिए पहुँच गया, ये यहाँ से पहुँच, सॉरी यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये वाला एच, और ये वाला एच जो यहाँ पर सर्कल पे लगा है तो कि 60 पे ऊपर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया 60। ये जो फॉर्म बना ये 60 आ रहा है दो बल के ग्रुप के बीच में, दिस इज गॉज फॉर्म। तो अगर आप 60 रोटेट कराते चले जाओगे तो आपको 4 फॉर्म मिलेंगे। जरा देखो नेक्स्ट, फिर से देखिए जो फिक्स्ड है उसको ऐसे ही लिख डालें आप, CH3 H और H, बनाए सर्कल, चलो बनाया सर्कल। नाउ फिर से आप क्लॉकवाइज 60 रोटेट कराओ, सर्कल को रोटेट कराओ, चलो कराओ रोटेट। तो फिर से देखो, तो रोटेट कराओगे बेटे तो आप बताओ मुझे, जब आप इसको रोटेट, तो ये सर्कल बाद देखो CH3 क्या ये इसको ओवरलैप करके यहाँ आ जाएगा, तो एक एक करके लिखो, तो देखो CH3 यहाँ आ गया। फिर से देखो, अगर जब ये सर्कल घूम के यहाँ घुमा है आपने 60, तो ये तीनों एटम्स घूमेंगे, तो ये 60 घूम के यहाँ आया, तो ये 60 घूम के इसके पास चला जाएगा, और ये 60 घूम के इसके पास चला जाएगा। तो जरा देखिए कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ये एच यहाँ जा रहा है और ये एच आपका यहाँ आ जा रहा है, ये आपका पार्शली एक्लिप्स नहीं आ जा रहा है, दिस पार्शली एक्लिप्स। फिर जरा देखो, फिर 60 घुमा लो, देखें जरा CH3 H जो फिक्स्ड है उसको ऐसे रहने दो। अब ये अब फिर 60 घुमाया, तो अगर आप इसको 60 घुमाएंगे बेटे, बताओ इसको 60, तो ये CH3 क्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखो आ गया। क्या ये वाला एच उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला गया। क्या ये वाला एच उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। ये लीजिए, एंड दिस इज बिकम्स स्टैगर्ड स्टेबल, या इसको हम एंटीफॉर्म भी बोलते हैं, एंटी स्टैगर्ड भी बोलते हैं। कुछ 4 फॉर्म। अब आप थीटा लेस घुमाओ 60, कोई सा भी एक फॉर्मेट बना के देखते हैं। चलो इफ थीटा लेस देन 60 है, कोई एक फॉर्मेट बना के देखते हैं। चलो जो फिक्स था उसको वैसे ही रखते हैं, जो फिक्स था उसको वैसे ही रखते हैं, CH3 H और यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। चलो मान लो थीटा हमने 10 डिग्री घुमाया, कितने डिग्री, 10 डिग्री, इस वाले को लेके चलना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री घुमाया, सपोज ये 10 डिग्री घूम गया इधर आ गया, ये 10 डिग्री घूम गया इधर आ गया, ये 10 डिग्री घूम गया इधर आ गया 10 डिग्री, तो ये CH3 यहाँ पे आ गया, देखो ये वाला 10 डिग्री में, ये वाला H आपका इधर आ गया 10 डिग्री में, 10 डिग्री में ये वाला H आपका और थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया। ये तो बेटा बताओ, ये कोई सा भी इन चारों में से फॉर्म नहीं है, और ऐसे फॉर्म्स इन्फिनिट बन सकते हैं, एंड दैट ऑल आर स्क्यू कन्फॉर्मर्स। तो बेटा बताओ, थीटा अगर 60 से कम है तो आपके 4 फॉर्म नहीं मिलेंगे। ये 4 फॉर्म जो हमने बनाए ये आपको नहीं मिलेंगे, और इसका मतलब मैक्सिमम थीटा में 60 रखना है, तभी हमें 4 फॉर्म मिल सकते हैं, अदरवाइज हमें स्क्यू कन्फॉर्मर्स मिलेंगे। तो इसके अलावा जितने भी फॉर्म बनेंगे दैट ऑल विल बी स्क्यू कन्फॉर्मर्स। इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम डायहेड्रल 60 होगा, सो दैट कि हम ये गेट मिल सके, और मिनिमम डायहेड्रल 0 होगा, जो कि आपके सामने 60 करके रोटेट करते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ भी 60 रोटेट किया इसको हमने, कुछ इस तरह से आगे बढ़े। क्लियर है बेटे बात यहाँ तक? तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। देखो, सो मैक्सिमम टॉर्सनल और डायहेड्रल एंगल इज 60, मिनिमम टॉर्सनल और डायहेड्रल एंगल इज 0। अदर देन दीज 4 डिफरेंट फॉर्म, स्टैगर्ड स्टेबल, गॉज फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म या पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म, इनके अलावा ऑल अदर कन्फॉर्मर्स आर कॉल्ड स्क्यू कन्फॉर्मर्स। एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ फ्रंट एंड कार्बन एंड बैक कार्बन के बीच का जो एंगल होता है टॉर्सनल या डायहेड्रल एंगल होता है, हमको बता चुके हैं। मिनिमम थीटा, मैक्सिमम 60 होता है आपके सामने। और जरा देखें, अब स्ट्रेन की बात करें। स्ट्रेन तो आपको समझाया मैंने, फिर भी देखो जरा एक बार और अच्छे से समझें बात को। टॉर्सनल स्ट्रेन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन अभी बोला था। सो रिपल्सन बिटवीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन फ्रंट प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ, है ना, प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन ड्यू टू डायहेड्रल एंगल। सपोज ये है, ये अगर हम इसका एग्जांपल ले लें इस तरह का, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टेड फ्रंट है, ये प्रोजेक्टेड बैक है, इनके बीच में बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी देखो रिपल्सन प्रोजेक्ट फ्रंट और बैक के बीच में, फ्रंट और बैक के बीच में ये हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये देखो इनके बीच का कलर चेंज करते हैं, अगर तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटे? ये देखो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। तो प्रोजेक्टेड और फ्रंट और बैक के बीच का जो रिपल्सन, ये यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम है, इसलिए ये लिस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। वन डबल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, इसको समझते हैं। रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन। अब समझो, यहीं पे समझा देता हूँ आपको। मान लो सपोज हमने कहा कि यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पर बी लगा है, तो बेटा इन ग्रुप के बीच में भी कोई भी 2 ग्रुप है, तो उनमें कोई मास होगा, है ना, या फिर उन ग्रुप का कुछ स्टेरिक क्राउड होगा, कुछ साइज होगा, उस साइज की वजह से भी उन पर रिपल्शन होता है। तो जो ग्रुप या एटम की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? वन डबल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन। जैसे यहाँ पर मान लो ए और बी लगा हुआ है,
ए और बी, तो इनके बीच का रिपल्सन जो ग्रुप या साइज या एटम के बीच में जो साइज की वजह से रिपल्सन होता है दैट इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। अब यहां पर देखो स्टेरिक स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है, तो बेटा इसलिए आपका लीस्ट स्टेबल हो जाता है। यहां पर आपका टॉर्सनल स्ट्रेन ये वाला भी कम है डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, और बेटा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपका यहाँ पर वैन डेर वाल्स स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन भी कम है, तो टॉर्सनल भी कम है स्टेरिक भी कम है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो जब ग्रुप या एटम के बीच का जो फ्रंट प्रोजेक्ट बॉन्ड ऑफ फ्रंट और जो बैक कार्बन होता है उनके बीच का जो रिपल्शन होता है एटम या ग्रुप के बीच का, वो उसको हम बोलते हैं वैन डेर वाल्स स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन। और समझ लीजिए, देखिए अगर हम इसको सहज फॉर्म में देखें, वैन डेर वाल्स स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, इट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स और एटम्स एसोसिएटेड विद द फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। देखो ये फ्रंट कार्बन का ये ग्रुप और ये बैक कार्बन, भाई आप सपोज इधर से देख रहे हो तो फ्रंट कार्बन हो गया, तो ये बैक कार्बन, तो इनके बीच का ये जो ग्रुप के बीच का रिपल्सन है दैट इज स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डेर वाल्स रिपल्सन। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स की देखो इसका और इसके बीच का रिपल्सन देख लें, तो इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, एटम या ग्रुप के बीच का जो रिपल्सन होता है वो स्टेरिक रिपल्सन होता है। कहानी क्लियर बैठे क्या है ना? तो कुछ इस तरह से ये वाला ये रिपल्सन यहाँ का देखो, हम सेम टाइप का देखते हैं इसका, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिपल्सन। क्लियर कहानी? तो ये देखो आपको साफ साफ दिखाया गया कि ये जो स्ट्रेन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का स्टेरिक स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन है बॉन्ड पेयर सेंट पेयर का स्ट्रेन है, सो दिस इज टॉर्सनल स्ट्रेन। ये जो रिपल्शन है दिस इज योर टॉर्सनल स्ट्रेन। क्लियर? सब कहानी आप समझ लें। तो ये सब आपके सामने है बेटा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, स्टेरिक स्ट्रेन वो या वैन डेर वाल्स स्ट्रेन ड्यू टू ग्रुप्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो देखो ये आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, तो आपका कौन सा हो गया? टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है आपका कौन सा हो गया? आपका टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया। और देखो यहाँ पर ग्रुप किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पर ग्रुप की वजह से जो रिपल्शन आएगा इनके बीच में दैट इज स्टेरिक स्ट्रेन। हमें लगता है आपको स्ट्रेन 100% क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है टॉर्सनल स्ट्रेन या फिर क्या होता है स्टेरिक या फिर वैन डेर वाल्स स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, तगड़ी चीज़ होगी। देखो ये अब हम बहुत तगड़े से बात कर सकते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ग्राफ। तो हमने आपको डिफरेंट फॉर्म बताया। इथेन में आपके बेसिकली दो ही फॉर्म बनते हैं, एक पार्सली एक स्टैगर्ड स्टेबल और एक दूसरा आपका एंटी, या फिर स्टैगर्ड स्टेबल को ही एंटी बोलते हैं, और दूसरा जो आपको बनता है वो आपका बनता है कौन सा? एक्लिप्स फॉर्म, मोस्ट स्टेबल। और इसमें हमने रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए एक्लिप्स से आपका कहाँ पर स्टैगर्ड या स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाने पे 12 किलो जूल पर मोल का होता है। देखिए जरा सा कैसे, देखिए जरा सा। इफ टॉर्सनल स्ट्रेन इज मैक्सिमम, थीटा 0 होगा, स्टेबिलिटी मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा, एक्लिप्स फॉर्म होगा, बता चुका हूँ। टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम कब होता है? जब थीटा 60 होता है तो दूर दूर हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा और एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करें तो स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है ना विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रोटेशन। सो एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो सकते हैं आपके? 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 हो सकते हैं, अभी दिखाएंगे। इथेन की बात करें CH3 CH3 है। स्टार्ट विथ थीटा इक्वल टू 0, ये आपका टॉर्सनल एंगल है, फिक्स्ड है, और अल्फा इक्वल टू 0 मतलब दिस इज एंगल फ्रॉम विच वी रोटेट द मॉलिक्यूल, एक्चुअल एंगल ऑफ रोटेशन। अभी चेक कराते हैं किक करके, देखो जरा सा कैसे। अब गौर फरमाइएगा जरा सा और मजे करिएगा, देखिएगा जरा, समझाते हैं आपको। यहाँ पर आएगी अब असली मजा। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं, फिर ग्राफ देखिएगा। बढ़िया से बेटा, अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए देखिए, चलो देखो 60 डिग्री इसको रोटेट कराना है ऐसे, 60 डिग्री इसको रोटेट कराना है ना ऐसे, फिर 60 डिग्री इसको रोटेट कराना है ऐसे। चलो देखते हैं क्या होता है। ये आपका थीटा 0 है, एनर्जी मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी है ना, एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा और स्टेबिलिटी मिनिमम होगा।
थीटा जीरो है डायहेड्रल एंगल, अभी रोटेट किया नहीं है तो एंगल ऑफ रोटेशन जीरो है, और इस फॉर्म को हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, फ्रंट को हम करेंगे फिक्स। तो यहाँ फिक्स्ड लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना बेटे, एक फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, देखो हमने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब हम सर्कल को घुमाएंगे 60-60, इस सर्कल को हमने 60 घुमाया तो इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आ गया देखिए, सर्कल वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आ गया देखिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, 60 ये चला गया। अब देखिए बेटा ये जो थीटा है 60 हो गया, देखिए आपने 60 डिग्री घुमाया, और 60 डिग्री ये एंगल डायहेड्रल मिल रहा है 60, आपको डायहेड्रल 60 मिल रहा है कि नहीं मिला बेटा, तो यहाँ पर, और आपने 60 डिग्री घुमाया भी इसको, फिर से और 60 घुमाते हैं इस सर्कल को, तो ये वाला कौन सा फॉर्म मिला बेटा आपको, एक्लिप्स फॉर्म मिला। ये वाला कौन सा फॉर्म मिला आपको बताओ, स्टैगर्ड फॉर्म, टू फॉर्म मिल रहा कि नहीं मिल रहा, फिर से जरा देखिए गौर फरमाइएगा, फिर और 60 घुमाया तो ये वाला, अब ये 60 ये वाला एंगल से यहाँ तक 60 है नहीं, ये टोटल 120 होता, तो ये 60 हुआ, अब 60 हुआ तो ये पूरा यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, देखो ये ओवरलैप कर गया, फिर ये वाला इसको ओवरलैप कर जाएगा, कर गया, फिर ये वाला इसको ओवरलैप कर गया, इस तरह से। अब यहाँ पर एंगल फिर से थीटा जीरो हो गया, एंगल ऑफ इसका जो है डायहेड्रल एंगल है, बट एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो चुका है, 60 और 60 करके आपका यहाँ तक 120 हो चुका है, देखिए ये 60 और ये 60 मिलकर 120 हो चुका है। चलिए, क्या आपको वापस वही मिल गया, देखो यहां से चले थे और जब हम 120 टोटल घुमा लिए इसको, तो बेटा क्या हमको वापस वही रिपीटिशन मिल रहा है, यानी पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है भाई। इसके बाद अगर आप फिर से आप 60 घुमा दो, तो जरा देखो 60 इसको घुमाए तो ये फिर 60 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, और आपका यहाँ पर एंगल है ना, आपने 60 घुमा दिया, अब एंगल यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ रोटेशन 180 हो चुका है। और फिर से अगर आप इसको 60 घुमा दो, एक बार जरा देखो, इधर लेते हैं, फिर से अगर आप इसको 60 घुमा दो, देखिएगा इथेन का कंफर्मेशन समझें आप जरा मज़ेदार तरीके से, देखिए 60 घुमा दे तो बताओ ये हाइड्रोजन बेटा यहाँ ओवरलैप कर जाएगा, फिर से देखो इस तरह से, अब शायद आप समझ रहे होगे बात को, कि अगेन हमको फिर से वही मिल जाएगा। तो फिर हम जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो फिर से 60 60 120 पे हमको, यानी पीरियोडिक फंक्शन है इसका, ये पीरियोडिक हो रहा है कब, 120 एंगल पे। 120 का मतलब कितना होता है, 2π/3 ये होता है ना, 2 × 180/3, यस 120 2π/3, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका कितना है पीरियोडिसिटी, 2π/3 है, 2π/3 बार रोटेट हो रहा है। अच्छा यहाँ पर इसका एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, इसका एनर्जी मिनिमम, इसका एनर्जी मैक्सिमम, इसका एनर्जी मिनिमम, फिर इसका एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जब पहुँचे हम तो क्या मिला, जरा देखो हम चले थे कहाँ से, जीरो, फिर जीरो से चले 60, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें, जीरो चले 60 मिला, 60 से फिर 120 मिला, 120 से 180 मिला, और 180 से फिर हमें कितना, और 60 इसमें जोड़ दो, 60 डिग्री आपने घुमाया इसको तो कितना हो गया 240 मिला, और इसको एक बार अगर 60 घुमा दो तो आपका एंगल 360 मिल जाएगा, और अब इस बार क्या मिल जाएगा आपको, फिर से ये मिल जाएगा, जरा ये पार्ट मिल जाएगा इस तरह से, एच 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 एच, देखो अब अगर आप चाहो यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी कहीं कंपेयर कर लो 360, देखो जरा कैसे, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा जरा से जनाब, देखिए ध्यान से गौर फरमाइए, देखिए एंगल ऑफ रोटेशन जीरो था, E1 एनर्जी होगा 60, फिर E2, फिर 120, E1, कैसे E1 जीरो से 120 पे सेम मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, जरा बताओ। तो जीरो पे अगर E1 एनर्जी है तो 120 पे, तो वहाँ जहाँ पे 120 का गैप आता जा रहा है, जरा देखिए जहाँ पे 120 का, देखो जीरो से देखो यहाँ से यहाँ तक 120, तो अगर इसका एनर्जी E1 है और इसका E2 है बेटे, तो इसका अगेन देखो सेम चीज़ आ जा रही है कि नहीं, तो E1 मिल जाएगा, यहाँ लिख दो एक बार जरा देखो, वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेट फिर आपको देखिए E1 एंगल ऑफ रोटेशन जब कितना है, जीरो, फिर E2, इसको हमने E2 बोला, E2 यहाँ पे इसका एनर्जी E1, अगेन E1 मिला, फिर देखो E2 वाला, देखो सेम है ना, ये जैसा ही है वैसा ही E2 वाला मिला, फिर देखो E1 जैसा मिल रहा है, फिर E2 वाला जैसा मिला, अब सारे एंगल लिख लो, तो E1 E2 फिर से E1 E2 ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलता जा रहा है E1 E2, देखो जीरो, फिर क्या था 60, फिर यहाँ से यहाँ तक 120 तक पहुँचे तो सेम E1 मिल जा रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 120 हो गया, फिर यहाँ पर आगे बढ़े तो 180 हो गया, 180 पे आपको क्या मिल रहा है, देखो E2 मिल रहा है, देखो E2 मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 240 हो गया, 240 मिल जा रहा है बेटे, मिल जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये E1 मिल जा रहा है, देखो 240 पे E1, अब खुद चेक करो, फिर से आपको क्या मिल जा रहा है, E2 मिल जा रहा है, देखो E2 एक जैसा है, देखो E2 एक जैसा है, कितने पे 360 पे मिल जा रहा है, तो सेम एनर्जी आपको 0 120 और 240 पे मिल रहा है, और 60 180
और 360 पर सेम एनर्जी मिल रहा है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं यहीं से एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस, तो बताओ बेटे, बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो E1 पर बताओ, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा E1 अगर हम देखें तो बेटा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा E1 और E2 की अगर हम बात करें तो E1 का एनर्जी E2 से ज़्यादा होगा हमेशा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, थीटा 0 है, मैक्सिमम रिपल्शन होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी इसकी होगी, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, फिर इसकी मैक्सिमम होगी, देखो मैक्सिमम रिपल्शन है, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो अब बताओ ये 0 वाला का एनर्जी मैक्सिमम है ना बेटे, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो कहीं ऊपर होगा, ये बोलो ऊपर होगा कि नहीं होगा, अब जरा देखना। फिर जब एनर्जी कम होगी इसकी, देखो नीचे जाएंगे ऐसे, फिर एनर्जी बढ़ी E2 तक, फिर वापस वही चीज़ मिल जा रही है, देखो यहाँ से। अगर यहाँ 0 था तो बताओ बेटा ये वाला कहाँ पे मिला था, 60 पे मिला था। फिर ये वाला कहाँ पे मिला था, देखो थर्ड वाला, ये देखो E1, ये E1 वाला है और E2 वाला है, ये देखिए फिर E2 के बाद E1 मिल जा रहा है, देखो ये आपका E1 E2 फिर E1 आ गया, देखो E1 आ गया ये। इसके बाद फिर से बेटा वही चीज़ चलेगी, देखो ये फिर से यहाँ पे E2 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आपका E1 आ जाएगा, ऐसा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 और ये एंगल फिर से आपका कितना हो जाएगा, जरा देखो 120, 60 आप तो 180, 180 के बाद कितना 240, फिर से ऐसे आ जाओ ऐसे, तो कितना आ जाएगा आपका 360। बताओ बेटा, तो एक कंप्लीट साइकिल आपको जो एक कंप्लीट पीरियड जो मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन वाला ये मिल जा रहा है, ये आपका पीरियड तो कितना 120 पे। अब चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक भी आपको देखो कितना 120 ही मिलेगा, 120 240 माइनस 120 120, ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी आप देखो तो 240 और 360, आपका 360 यहाँ पे मिला, 240 के बाद क्या आ जाएगा 360 और यहाँ पर आपका आगे आ जाएगा, तो 120 का ही गैप मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से एनर्जी आपको मिल जा रही है। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, देखो जरा सा E1 E2 E1 इस तरह से 0 60 120 240, ये एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा बताओ बेटा ये और ये वाले पार्ट जो मिल रहे हैं ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, एक्लिप्स्ड फॉर्म या फुली एक्लिप्स या एक्लिप्स्ड बोलो, और ये आपका स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म, ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये आपका स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म, क्योंकि जो स्टैगर्ड स्टेबल ज़्यादा स्टेबल होता है एनर्जी कम होगी, ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये आपका स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म, ये स्टैगलिप्स्ड फॉर्म, देखो ये सब ऐसे आ जाएगा। इनके अलावा जो भी कन्फॉर्मर्स मिलेंगे ऑल और स्क्यू, यहाँ पर कोई कन्फॉर्मर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सारे स्क्यू होंगे, ये सब स्क्यू होंगे, यहाँ पे कहीं भी, ये सब के सब स्क्यू होंगे। और ये जो डेल्टा ई देखो मिनिमम जो एनर्जी और जो मैक्सिमम एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा ई होता है, दैट इज रोटेशन एनर्जी बैरियर। और ये आपका 12 है ना, ये जो एनर्जी होता है ये आपको रूम टेम्परेचर में मिल जाता है, सो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं ये। सो पीरियोडिक एट 2π/3 120, देखो ना 2π/3 पे पीरियोडिक है ये। मुझे लगता है ग्राफ एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये आपका ये लीस्ट स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, 12 किलो जूल पर मोल पे एक दूसरे इंटरकनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे तो ये जो एनर्जी का गैप हमने यहाँ पर दिखाया, ये जो एनर्जी का गैप था ये वाला, दिस इज हाउ मच, दिस इज 12 किलो पर मोल। ये जो एनर्जी का गैप है कोई सा भी ले लो, ये आपका मिनिमम एनर्जी वाला है और ये आपका मैक्सिमम एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज दिस 12, और ये आपको अवेलेबल है एट रूम टेम्परेचर। तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। आपका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो ये लीजिए सारा का सारा इस तरह से, ये रही कहानी आपकी। तो किलो जूल में 0.12 है और कैलोरी में तो 2.9 होगा, आप चेक कर सकते हो, कन्वर्ट कर लो एक दूसरे में। नो सो डेल्टा इज रोटेशन एनर्जी बैरियर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट मैक्सिमम स्टेबल एंड मिनिमम स्टेबल कन्फॉर्मर। तो बेटा ये मैक्सिमम स्टेबल है और ये मिनिमम स्टेबल है, इनके बीच का जो गैप आ रहा है ये देखो, दिस इज 12 किलो जूल पर मोल, दिस इज योर एनर्जी रोटेशनल एनर्जी बैरियर। एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज वेरी स्मॉलर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर कन्फॉर्मर्स आर फॉर्म्ड। तो भैया ये बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाता है। तो अब ये जो ग्राफ बना कैसा था, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन था एंड पीरियोडिक फंक्शन विथ 2π/3। बताओ बेटे इनके ग्राफ बना सकते हो बेटे, CDC3 CD3 CS3 CS2 CD3 सेम ग्राफ है, जब आप जैसे ऊपर बनाए थे वैसे ही इनके बनेंगे, आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा ये, है ना। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, वो सब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको तुरंत एक बार में ही समझ जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ बेटे बहुत डिटेल में आपको, ठीक है। देखते जाओ एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशंस एज मेंशन्ड अर्लियर इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। इथेन का स्टैगर्ड फॉर्म आपका कौन सा है, ये स्टैगर्ड स्टेबल, दोनों बना लेते हैं तो आपको फिर समझाएं तो आप बढ़िया से समझ जाओगे, हालांकि सब समझा चुका हूँ आपको। स्टैगर्ड और ये आपका एक्लिप्स्ड,
देखते जाइए, है ना। इसका आप चाहो तो सोर्स फॉर्म भी बना लो, दोनों बना लो। ये आपका स्टैगर है स्टेबल, तो कुछ इस तरह का होगा, और एक ट्विस्ट वाला जो होगा कुछ इस तरह का होगा। देखो जस्ट ओवरलैप कर रहा है ना इसमें, देखो एक दूसरे को, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, इसको, बट इसमें एकदम एंटी है। तो ये आपका सॉस फॉर्म, ये न्यूमैन, ये सॉस, ये चलिए अब देखें आप, और यहाँ पर एच एच लगा हुआ है, एच एच एच। अब इसको आप देख के समझे बढ़िया से, अच्छे से, और मस्त गौर फरमाएं। देखिए जरा सा, in staggered form of ethane, the electron cloud of carbon hydrogen bonds are as far apart as possible. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड समझो जी, कौन से फॉर्म में? स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये तो कार्बन, मैक्सिमम डिस्टेंस पे था ना, थीटा 60 है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जबकि एक्लिप्स में क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच के, ये एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। दस देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, तो यहाँ पर मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस हो गए, स्टैगर्ड है ये, एंड मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये लीजिए जनाब। ऑन द अदर हैंड व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म चेंजेस इनटू द एक्लिप्स फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म में आ गए, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ये देखो एकदम क्लोज हो गए, पास हो गए, राइट बेटे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, इनके बीच का जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। To check the increased repulsive forces, molecule will have to possess more energy and thus has lesser stability. तो ये इनका एनर्जी मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी मिनिमम होगा। As already mentioned, the repulsive interaction between the electron cloud which affects stability of conformation is called torsional strain. तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन कौन होता है? जब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। बोलो ना बेटा। और स्टेरिक स्ट्रेन या वनडोल स्ट्रेन क्या होता है? जो ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिस एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। भैया यहाँ पर ये एंगल ऑफ रोटेशन 60 है तो कम है, ये देखो स्ट्रेन, यहाँ पर 0 है तो स्ट्रेन ज़्यादा है, तो भैया इस पर डिपेंड कर रहा है ये। बोलो मेरे, हर एक चीज़ चुन के देखें आप, जरा सा चुन के देखें। टॉर्शनल एंगल of all the conformers, torsional angle of all the conformers of ethane, the staggered form has the least torsional strain, बिल्कुल, and the eclipse form the maximum torsional strain। अभी आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर लीस्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर देखो ज़्यादा दूर है, यहाँ पास में, तो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन है, यहाँ मिनिमम स्ट्रेन है। NCERT की लाइन पढ़ रहा हूँ, लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन, eclipse form, the maximum torsion, therefore staggered conformation is more stable than the eclipse conformation. Hence molecule largely remains in staggered conformation, or we can say that it is preferred conformation। भैया यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, तो प्रिफर्ड कन्फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही सी बात है। Thus it may be inferred that rotation around CC bond in ethane is not completely free. The energy difference between the two extreme forms is ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5, जैसे मैंने 12 बोला था, है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 बोला था, बट ये एग्जैक्ट बॉन्ड करें तो 12.5 किलो जूल पर मोल है, ये NCERT का लाइन है ना, तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 12 होता है, 12.5 है, आप 12.5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विच इज़ वेरी स्मॉल इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द इथेन मॉलिक्यूल गेन्स थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर 12.5। रूम टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत कम है और आसानी से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, थ्रू intermolecular collision। Thus it can be said that the rotation about the carbon single bond in ethane is almost free of all practical purpose, and it has not been possible to separate and isolate different isomers of ethane। सब एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं इस तरह से, ये इधर गया, तो इसलिए इन दोनों को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 12 बोला था बेटा अप्रॉक्सीमेटली, बट ये वैल्यू इज 12.5 और 12.5 लेके चलो, है ना, अप्रॉक्सीमेशन मैंने 12 लेके समझाया आपको, बट 12.5 आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा सारी कहानी, सब कुछ, सारा निचोड़ मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें एकदम बढ़िया से। तो ये था कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन की बात। अब हम बात करेंगे किसकी? कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। कुछ नहीं करना आप, ये तो और आसानी से समझ जाओ, क्योंकि सारे फॉर्मेट में आपको बता चुके हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप इसको समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए बेटा बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। देखिए ये है, सपोज आपके पास ब्यूटेन है, ये है ना, हमने इस कार्बन को C1 बोला, इसको C2 बोला, तो हमें जो ग्राफ बनाना है, कन्फर्मेशन की बात करनी है, अकॉर्डिंग C1 C2 एक्सिस के अराउंड बात करनी है।
जब लॉन्ग चेन कार्बन का होता है ना बेटा, तो वहाँ पर एक्सिस आपको जरूर मेंशन किया जाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 लिख रखा है, यहाँ पर इसको 1 2 बोल सकते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं C1 C2 इस एक्सिस के लॉन्ग करना, बट हमें इस एक्सिस के अराउंड इसके कन्फर्मेशन की बात करनी है, ठीक है, ओके। तो मेंशन रहेगा आपका। अब चूंकि इसके थ्रू बात करनी है, तो अब इन दोनों कार्बन को आप ऐसे चेक कर लें। देखो ये, तो इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन एक CH3 लगा है, तो देखो आप 2 हाइड्रोजन और एक CH3 लगा है। इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक CH3 लगा है। बात समझ में आ रही है बेटे? बोलो, ठीक है, ओके। अब इन्हीं का हम कन्फर्मेशन वगैरह की बात करेंगे, सब कुछ समझेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो एंगल है, जब हम इथेन की बात कर रहे थे, तो बेटा ये जो एंगल था डायहेड्रल एंगल 60 था। यहाँ पे देखिए, सो मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल या टॉर्सनल एंगल थीटा 60 था, और मिनिमम डायहेड्रल एंगल जब ओवरलैप कर गए थे तो कितना था? 0 था, ओके। यहाँ पर जो 2 बल्कि ग्रुप हैं उनके बीच का जो एंगल कितना यहाँ पर दिख रहा है आपको? 120 दिख रहा है। ये आपका अगर बल्कि ग्रुप यहाँ आ जाता तो 60 हो जाता, यहाँ आता तो 0 हो जाता। सो डायहेड्रल एंगल को अगर हम बल्कि ग्रुप्स लगे हैं या डिफरेंट ग्रुप्स और लग गए हैं, जैसे इथेन में तो केवल हाइड्रोजन थे, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन 2 बल्कि ग्रुप्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन इज नोन एज डायहेड्रल एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन। तो जैसे यहाँ पर जो एंगल है, दिस एंगल इज डायहेड्रल एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन, है ना। तो अगर इथेन के अलावा अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे की कंपाउंड्स की बात करें, तो वहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इनके ग्राफ वगैरह की बात करें तो ज़रा समझते हैं। देखिए, अगर चाहो तो आप यहाँ से भी देखें, और उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखो जल्दी से फटाफट, C1 C2 के अराउंड बात करेंगे, तो हम एक आपका इस तरह से ये ले लेते हैं, और एक हम इस पर सर्कल बना देते हैं। सर्कल को दूसरे कलर से ले लेते हैं, कुछ ओके। अब वो वेट, समझना बात को फटाफट। देखते हैं, चल पहले वाला हम जो बनाना चाहते हैं बेटे, वो हम कुछ ये बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे C1, इसको हम 1 C1 बोल देते हैं 1, इस वाले को 2, ठीक है। ये आपका फिक्स करते हैं इसको, दिस इज फिक्स्ड, समझ गए बेटा? तो 1 पे क्या क्या लगा जरा देखो, 1 1 पे आपका 2 H और एक CH3 लगा, इसको CH3 यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर HS लगा देते हैं, ठीक बेटे। चलिए, ये बात हो जाती है, बात समझ में आ जाती है, ओके। अब सेकेंड पे देखो, एक CH3 और 2 H लगे हैं, हम बनाना चाहते हैं 0 एंगल पे, पहले CH3 है ना, H देखो सेकेंड कार्बन पे चेक करो, 2 H और एक CH3, तो सर्कल पे देखो एक CH3 और 2 H ऐसे। अब इसको हम 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। यहाँ पे थीटा कितना है बेटे? 0, या फिर एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 0 है। जरा देखिएगा। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, क्या ये जो कंपाउंड है, क्या ये पार्शली एक्लिप्स्ड है? सॉरी, फुल्ली एक्लिप्स्ड है? दिस इज फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, एंगल 0 है। या इधर से देखो, और अगर उल्टा देखो, इसको ऐसे घुमा के देखो, तो इसको आप थीटा 0 या फिर 360 भी बोल सकते हो। चलिए आगे देखें। आपने 60 रोटेट कराया इसको, किसको? सर्कल को जब 60 रोटेट करेंगे तो ये वाला CH3 क्या यहाँ आ जाए पहले? अच्छा एक काम करते हैं, फिक्स जो है उनको पहले लिख लिया जाए। तो यहाँ पर फिक्स वाला क्या क्या? CH3 H H, CH3 H H, CH3 H H, CH3 H H, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो अब घुमाओ 60 डिग्री सर्कल को, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, देखो आ गया। अब बाकी यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ आ जाएगा। अब आप समझ रहे हो ना, सर्कल को घुमाओगे तो एक मतलब तीनों के तीनों घूमेंगे ना। तो ये देखो, ये CH3 वाला, ये वाला पार्ट यहाँ आया, ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये हाइड्रोजन यहाँ आया। अब बेटा मैं डायरेक्ट बनाऊँ, शायद आप समझ गए होगी बात को। यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर आया CH3 वाला, और इसका जो हाइड्रोजन है, ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये CH3 इधर आ गया, और यहाँ पर इसका जो है ये वाला हाइड्रोजन, CH3 यहाँ आ गया, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा बेटे, ठीक है ना। हाइड्रोजन आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल देखो 60 है, इसको हम बोलते हैं गॉज फॉर्म।
तो बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल तक गॉच फॉर्म होता है। एंगल 60 है इनके बीच का, है ना। तो 60 है, आपने 60 रोटेट कराया, है ना। तो अब यहाँ पर 60 है, तो अगर आप इधर से देखो 60 है तो बाकी इधर से देखोगे तो 300 मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब इसकी बात कर लें। अगर हम इसके बाद फिर से 60 घुमाया तो अब C3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला, ये अब H इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा। क्या है बेटा, पार्शली इक्लिप्स्ड है, यस दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड। यहाँ कितना एंगल है, 120 है, C3 के बीच में। अगर क्लॉकवाइज देखो, अगर यहाँ से देखो तो आपका ये आ जाएगा 240, है ना। सम 360 होना चाहिए, आप देख लो, तो 240 यस 360 हो रहा है। फिर से आप जरा देखो, अब हमने इस C3 को यहाँ लाए, फिर 60 घुमाया, हर बार 60 डिग्री हम रोटेट कराते जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल हम 60 लेके चलेंगे, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आया, अब ये C3 यहाँ पे आया तो H यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ये देखो, ये आपका एंटी फॉर्म आ गया, स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म आ गया, आपका स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर 60 घुमा दोगे तब ये C3 यहाँ आ जाएगा, इसका H इधर चला जाएगा, इसका H इधर आ जाएगा। दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड अगेन। अच्छा, यहाँ पर एंगल 180 है, 180 चाहे इधर से कुछ, इधर से कुछ, ये पार्शली इक्लिप्स्ड आ गया, यानी वापस अगेन रिपीट होने लगा, तो ये आपको 120 और 280 पे ही मिलेगा, है ना। फिर से अगर आप 60 रोटेट करा दोगे, देखो जरा सा, इसको 60 कराया तो वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये C3 यहाँ आ जाएगा। फिर से आपको गॉच फॉर्म मिल जाएगा। बताओ रिपीटिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखें। अगर हम गॉच से गॉच तक जाएं, बात समझ रहे बेटा, ये आपका पार्शली इक्लिप्स्ड था, ये भी आपका पार्शली इक्लिप्स्ड है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है, देखो बेटे, है ना। ये आपका फुली इक्लिप्स्ड था, ये आपका क्या था बेटा, फुली इक्लिप्स्ड था, गॉच फॉर्म बना, पार्शली इक्लिप्स्ड आया, स्टैगर्ड स्टेबल आया, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड आया, फिर गॉच आया आपका, है ना। तो स्टैगर्ड स्टेबल के बाद आपका कुछ इस तरह से चीज़ें आती चली जा रही हैं, है ना। अभी देखेंगे पूरा सिस्टम को, समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या। ये क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ जा रही है क्या बेटे, है ना। एक बार प्रॉपर चेक कर लो आप, है ना। ये आपका फर्स्ट फुली इक्लिप्स था, ये आपका गॉच था, फिर ये यहाँ पे आया, देखो ये यहाँ पे गया, ये हाइड्रोजन इधर गया, पार्शली इक्लिप्स्ड हो गया, फिर ये एंटी फॉर्म आ गया, फिर से देखो ये इस तरह का ही कुछ नज़र आ रहा है हमको, ये पार्शली इक्लिप्स्ड बना, फिर से वापस आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको ये गॉच फॉर्म आ गया, है ना। और अगर फिर से अगर आप आगे देखें तो आपको गॉच फॉर्म से फिर से क्या मिल जाएगा, बताओ बेटा, ये आपका, ये देखो यहाँ से 60 डिग्री और रोटेट करें अगर हम, तो C3 H और यहाँ पर फिर से देखो, अगर इसको हम, तो यहाँ पर 60 रोटेट कर रहे हैं ना सर्कल को, ऐसे करके देखिए आप ध्यान से, सर्कल को हम ऐसे करके कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, आपको पार्शली इक्लिप्स्ड मिल जा रहा है ना। C3 बेटा कहाँ गया इसका, सॉरी वेट, कुछ गड़बड़ था इसमें, ध्यान देना। ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, ये C3 यहाँ चला गया, दिस बिकम्स फुली इक्लिप्स्ड। ये लीजिए जनाब, कुछ इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, है ना। अब कौन कम स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल हो, सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये बात समझ रहे हो, 60 रोटेट करके क्या हो रहा है वो आपको समझ में आया। बाकी की बातें हम अभी डिटेल में करेंगे, समझेंगे। जरा देखो यहाँ पे θ0 ये आपका था, इसका एनर्जी E1 है। फिर हमने 60 घुमाया, देखो यहाँ पर गॉच फॉर्म आ गया, देखो गॉच आया, ये देखिए गॉच फॉर्म आ गया, θ 60 है, एंगल ऑफ रोटेशन भी 60 है। फिर 60 घुमाया, E2 इसको बोले, फिर 60 घुमाया, अलग फॉर्म बना, पार्शली इक्लिप्स्ड बना, इसको E3 बोल देंगे। देखो पार्शली इक्लिप्स्ड आया, देखो पार्शली इक्लिप्स्ड आया था, इस देखिए मैच करिए बढ़िया से और कोई प्रॉपर तरीके से। फिर से 60 घुमाया, तो देखो आपका ये फॉर्म आया, एंटी स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म आया। पार्शली इक्लिप्स्ड के बाद देखिए जरा सा चेक करें, तो पार्शली इक्लिप्स्ड के बाद आपका ये देखिए स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म आया, इसको एंटी स्टैगर्ड भी बोलते हैं। देखिए टोटल एंटी पोजीशन पे आ गया, ओके, है ना। फिर से 60 घुमा लिया ये ऐसे, तो देखिए आपका पार्शली इक्लिप्स्ड आ गया, जिसको हमने E5 बोल दिया, इसको E1 बोला, इसको E2 बोला, इसको E3 बोला, इसको E4 बोला, इसको E5 बोला। फिर से आगे हमने 60 घुमाया, तो हमको फिर से क्या मिल रहा है, जरा देखो गॉच फॉर्म मिला था, देखिए गॉच फॉर्म मिला। फिर से 60 घुमाया, फुली इक्लिप्स्ड मिल गया, ये भी आपका परफेक्टली फुली इक्लिप्स्ड था। चले गए वहाँ तक, देखो प्रॉपर समझा दिया बेटे आपको यहाँ तक, देखो यहाँ तक ठीक है। E1 E2 E3 E4 E5 E6 ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं, देखो जरा इसका एनर्जी E1 है, इसका E2 है, इसका E3 इसका E4 है,
इसका E5 है, इसका E6 है, और फिर अगेन हमें यहाँ से इसका एनर्जी वापस वही देखेंगे अभी क्या है क्या नहीं, चेक करेंगे कौन सी एनर्जी बराबर है कौन सी नहीं है, वो सब अभी चेक कर लेंगे अभी आराम से। ठीक है, कुछ चीज़ देखो यहाँ पे। अब ऐसे भी ले सकते हो, आप एंटी से स्टार्ट करो, आप एंटी से स्टार्ट कर लो। जरा देखो, इसको हमने ए बोला, एंटी जो है ए बोला, 60 रोटेट कराया सर्कल को, है ना, सर्कल को 60 रोटेट कराया, 60 रोटेट कराया तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो रेड वाला देखो ये वाला CH3 इधर चला जाएगा, चला गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये देखिए बी बन गया। फिर 60 रोटेट कराया आपने तो सर्कल को, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, देखिए आ गया, ये CH3 यहाँ चला गया, ये गॉच फॉर्म बन जा रहा है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड बन जा रहा है, लिख दो ऊपर, ये आपका स्टैगर्ड स्टेबल है, ये आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ये आपका गॉच फॉर्म है, ये देखो 60 दो बल के ग्रुप के बीच में, फिर 60 आए तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, CH3 यस, ये आपका फुली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, फुली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। फिर से 60 घुमाया तो CH3 अब यहाँ आ जाएगा, अगेन गॉच फॉर्म आ जाएगा, आपका गॉच फॉर्म आ जा रहा है। फिर से 60 घुमाया तो कुछ इस तरह से ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। अब जब देखो यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, एकदम अलग है, देखो स्टैगर्ड स्टेबल है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है, गॉच फॉर्म है, और ये फुली इक्लिप्स्ड है, ये डी हो गया। जब आप इधर आए तो फिर से गॉच फॉर्म मिल रहा है, मतलब ये वाला, तो ये देखो सी, ये सी हो गया। फिर से इधर आए आपको तो पार्शियली इक्लिप्स्ड मिल रहा है, ये बी तो ये बी है, सेम आ जा रहा है, देखो इस तरह से। बेटा कहानी क्लियर एकदम समझ में आ रहे हैं अच्छे से। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये टॉर्शनल स्ट्रेन आपको समझा चुका हूँ ना, कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फ्रंट के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, जो बैक कार्बन के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, उनके जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन होता है वो आपका टॉर्शनल स्ट्रेन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। वन डबल रिस्ट्रिक्शन के बाद जो फ्रंट कार्बन पे ग्रुप लगे होते हैं, जो बैक कार्बन पे ग्रुप लगे होते हैं, उनके बीच का जो स्टेरिक रिपल्शन होता है उसको वन डबल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। सब आपको समझा चुके थे अभी हम, ये बताया था। बल्कि ग्रुप्स के बीच का जो रिपल्शन स्टेरिक रिपल्शन होता है ना, बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन होता है फ्रंट और बैक कार्बन के प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स में, वो हम टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ये भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे देखिए। अब जरा देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल स्ट्रेन और स्टेरिक एक्सटेंशन। जो वंडरवॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन होता है उसका मैग्नीट्यूड टॉर्शनल स्ट्रेन से कम होता है। मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है ये वाला, या फिर इस तरह से अगर देखें ये वाला जो होता है, ये इसका है ना वैल्यू ज़्यादा होता है, रिपल्सन वैल्यू ज़्यादा होता है, इसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। जो एटम या ग्रुप की वजह से होता है उसका जो रिपल्सन का पावर होता है वो कम होता है। थीटा 0 है तो एकदम क्लोज होंगे, एटम से एकदम पास पास होंगे, तो वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होगा, हायर एनर्जी होगा। थीटा 60 है तो लोअर एनर्जी होगा। सो इफ़ वी कंपेयर इट विथ वंडरवॉल एंड स्टेरिक स्ट्रेन, तो हमको एनर्जी का जो ऑर्डर मिलेगा वो कुछ ये मिलता है। चेक किया जाए, देखो E1 सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर देखिए E1 सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो, बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन भी मैक्सिमम है और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन भी मैक्सिमम है, तो ये E1 एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन यहाँ पे होगा, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर ये गॉच फॉर्म आ गया, फिर ये आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या है कि बल्कि ग्रुप दूर हो गए और इनका ये भी पार्ट दूर हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको पता नहीं कि जो आपका टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकदम पास है, इसका ये डोमिनेट करता है किसको, बल्कि साइड्स को। तो बेटा ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा इसमें। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो E1, और E1 के बाद आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी E3 आएगा। देखो जरा सा, अभी हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। तो E1 के बाद E3 आएगा। E3 तो E1 जो आपका था, ये आपका क्या था, फुली इक्लिप्स्ड था। E3 आपका कौन सा था, पार्शियली इक्लिप्स्ड। और E5 भी, अब जरा देखो E3 के बाद आपका E5 भी जो है, E5 ये भी आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड है। तो E5 और आपका E3 ये सेम होंगे। चलो E5 और E3 सेम होंगे, सो E5 और E3 सेम होंगे। फिर इसके बाद जो होगा एनर्जी की बात, अच्छा सबसे स्टेबल आपका एंटी वाला होगा, जरा देखो सबसे स्टेबल एंटी वाला होगा। एंटी वाला कौन सा है, एंटी ये वाला E2 सबसे स्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ये लास्ट में चला गया, ठीक है। एक बार मेंशन कर दें, E1 कर चुके हैं हम लोग, E3 कर चुके हैं, E5 कर चुके हैं, E2 कर चुके हैं। अब बचे ये 3। तो E4 और E6 की बात करें तो ये दोनों गॉच हैं, सॉरी ये आपका स्टैगर्ड स्टेबल है। ये वाली बात भी हम लोग E4 E2 जाएगा लास्ट में, या E4 लास्ट में जाएगा बेटा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो गॉच फॉर्म है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अभी हम इसकी बात करते हैं। E4 सबसे लास्ट में, इसका रिपल्शन सबसे कम होगा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। E4 सबसे लास्ट में होगा, चेक करो, यस E4 सबसे लास्ट में, E4, ठीक है। अब कट करना, समझ रहे हो ना बेटे, तो E4 को कट करो। अब क्या क्या बचा आपके पास, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, 2, ये 2 ये गॉच है, ये भी गॉच है,
तो ये तो सबसे लास्ट में चला गया, इसका मतलब ये जस्ट इसके पहले आ जाएंगे, तो यहाँ पर E2 और E6 इक्वल हो जाएंगे। देखो जरा सा चेक करो, E2 E6 ये लिखिए जनाब, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो बेटे। सारी कहानी आपके सामने मैं रख रहा हूँ और ये आपको समझाया मैंने अभी, राइट। देखो कितना मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। आप जरा देखो क्या क्या है, ये एंगल देखते जाना और इसके बेसिस पे एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे सबका सबका, ठीक है। देखना कहाँ है हम लोग, जस्ट देखिए डन। अल्फ़ा 0 तो फुली इक्लिप्स मिला था, एनर्जी E1 था। अब इसको हमें आपको चेक कराते जाना होगा। अल्फ़ा 0 था, कोई रोटेशन नहीं हुआ था, एनर्जी E1 था, और ये फुली इक्लिप्स था, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा था E1। अल्फ़ा जब 60 हुआ तो गॉच फॉर्म मिला, अल्फ़ा जब 60 हुआ तो गॉच फॉर्म मिला, देखते जाए गॉच फॉर्म मिला, एनर्जी इसका आपने E2 बोला, देख लो पूरा प्रॉपर उतार रहा हूँ सारी चीज़ें एक एक करके, साफ साफ एकदम आपके सामने माइंड में एकदम सेट कर रहा हूँ, माइंड में उतार दे रहा हूँ आपके, राइट। आगे बढ़ो। अल्फ़ा जब 120 हुआ तो पार्शियल इक्लिप्स मिला E3 एनर्जी। अल्फ़ा जब 120, देखो 0 फिर 60 फिर 120 हुआ, 120 हुआ तो यहाँ पर हमें पार्शियल इक्लिप्स मिल रहा है, इसका एनर्जी E3 है। फिर 180 हुआ तो आपको स्टैगर्ड स्टेबल मिल रहा है, E4 मिल रहा है। तो 180 पे एंटी स्टैगर्ड स्टेबल मिल रहा है, E4 मिल रहा है। 240 पे देखो 240 ये 240 पे आपको E5 मिल रहा है, पार्शियल इक्लिप्स मिल रहा है। 240 पर आपको पार्शियल इक्लिप्स मिल रहा है, E5 मिल रहा है, और 300 पर आपको देखो 300 पर गॉच फॉर्म मिल रहा है, E6 मिल रहा है, गॉच फॉर्म मिल रहा है, E6 मिल रहा है। इसके अलावा जो भी फॉर्म है, ऑल कन्फॉर्मर्स एक्सेप्ट 0, 60, 120, 180, 250 यहाँ तक आर कॉल्ड स्क्यू कन्फॉर्मर्स। इसके अलावा सारे के सारे स्क्यू कन्फॉर्मर्स होते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स। तो अब बताओ बेटा, यहाँ से अभी आपने सबसे पहले क्या देखा कि जो स्टैगर्ड स्टेबल था, इसमें एंटी पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे देखो ना ऐसे CH3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था, तो इसका स्टेबिलिटी ये हो गया। इसका एनर्जी सबसे कम था, फुली इक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज़्यादा था, इसलिए लीस्ट स्टेबल हो गया। गॉच और पार्शियल इक्लिप्स में पार्शियल इक्लिप्स का एनर्जी गॉच से ज़्यादा था, इसलिए इसका स्टेबिलिटी गॉच से कम हो गया। तो ये स्टैगर्ड स्टेबल आपको कहाँ मिल रहा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी दिखाया ना, डिफाइन किया था कि नहीं किया था अभी हम लोगों ने, चेक करो। ये देखो यहाँ पर है ना, इसको अगर हम यहाँ पर लिख लें एक बार, इधर देखो, एकदम गड़बड़ मत करना बेटा। E1 E3 E5 E2 E6 E4, ये आपका फुली इक्लिप्स था नहीं था बेटे, ये आपका पार्शियल इक्लिप्स था, ये दोनों, ये आपके गॉच फॉर्म थे, और ये आपका क्या था, सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म था। फुल इक्लिप्स में 0 था एंगल, या आप उसको 360 बोल सकते हो। पार्शियल इक्लिप्स में जो जो एंगल मिले थे आप देख सकते हो क्या क्या एंगल मिले थे। एंगल ऑफ रोटेशन पार्शियल इक्लिप्स देखिए, ये है 120 मिला था, और पार्शियल इक्लिप्स ये 240 मिला था। वन 120 एंड 240 पर मिला, 240 पे मिला, ठीक है। गॉच फॉर्म कहाँ पे मिला था, देखिए गॉच फॉर्म पार्शियल इक्लिप्स्ड है ना, 120 और 240 पे मिला। गॉच फॉर्म आपको 60 पे मिला, और गॉच फॉर्म आपको मिला 300, 60 पे मिला और 300 पे मिला। पे मिला, राइट। और आपका ये जो मिला आपको ये 180 पे मिला। क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बेटा कि फुली इक्लिप्स्ड, अगर हम एनर्जी के ऑर्डर बात करें, फुली इक्लिप्स्ड, इसके बाद किसका एनर्जी होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसके बाद किसका एनर्जी होगा, गॉच फॉर्म, इसके बाद किसका, स्टैगर्ड स्टेबल। फुली इक्लिप्स का एंगल 0 360, पार्शियल इक्लिप्स में 2 एंगल 120 240 आ रहा है, देख लो यहाँ से। गॉच में 60 300 आ रहा है, सम देखो 360 आ रहा है, और ये 360, ये 180 आ रहा है आपका, आपका 180 180, तो 180 इधर से देखो उधर से देखो 180 ही रहेगा, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, है ना, क्लियर है।
चलिए इसी को हम वहाँ पर ले चलते हैं। मुझे लगता है आप यहाँ से इस बात को समझ गए होंगे बेटे। इसको कॉपी कर लेते हैं और वहीं पर ले चलते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते थे। कहाँ पर? यहाँ पर दिखाना। यस, देखो ये एनर्जी ऑर्डर देखो यही है कि नहीं। देखो अब आप क्लियर समझ लो यहाँ से। ये देखिए जनाब आ गया। और इसका स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा तो देखो ये स्टैगर्ड स्टेबल, ये जस्ट उल्टा कर दो, ये आ गया। कन्फर्मेशंस आर अनेबल ड्यू टू, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन ड्यू टू डायहेड्रल एंगल, ड्यू टू बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन बिटवीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अनेबल सॉरी अनस्टेबल, है ना। तो कन्फर्मेशन जो होते हैं अनस्टेबल क्यों होते हैं? एक टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से और एक वनडबल स्ट्रेन की वजह से, ये पता है आपको भाई, है ना। लेस डायहेड्रल एंगल मोर विल बी द टॉर्सनल स्ट्रेन, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे, डायहेड्रल एंगल जितना कम होगा तो ज़्यादा क्लोज होंगे और उतने ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। सो वी चेक अनस्टेबिलिटी फ्रॉम बोथ स्ट्रेन, टॉर्सनल एज वेल एज वन डबल स्ट्रेन, है ना, नॉट फ्रॉम वन स्ट्रेन। हम केवल एक स्ट्रेन से काम नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह सब आपने देख लिया। अब देखो नेट एनर्जी डिफरेंस ऑफ एक्लिप्स्ड एंड गॉच फॉर्म। अब इनका नेट एनर्जी डिफरेंस देखते हैं और उसके बाद फिर एनर्जी डायग्राम दिखाते हैं और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे बेटे हम लोग। देखिए जरा सा, अब देखो डेटा कुछ देखो। जब हाइड्रोजन एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, HHR एक्लिप्स टू ईच अदर, द नेट रिपल्सिव फोर्सेज जो इनके बीच में था, नेट रिपल्सिव फोर्सेज का मतलब दोनों वंडरवॉल एज वेल एज टॉर्सनल, तो ये आपका 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। बट जब CH3 गॉच फॉर्म में होते हैं, सिर्फ CH3 गॉच फॉर्म टू ईच अदर, द नेट रिपल्सिव एनर्जी इज 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। बट अब CH3 एंड CH2 आर गॉच टू ईच अदर, अगर CH3 है तो इतना होगा, पर अगर CH3 और C2H5 आर गॉच टू ईच अदर, देन नेट रिपल्सिव एनर्जी विल बी 0.91 किलो कैलोरी पर। ये 0.9 होता है, 0.91 होता है, ठीक है। देखना इसका यूज़ करेंगे हम लोग अभी आगे और इसकी बेसिस पे ही बहुत सारी चीज़ें समझाने वाले हैं अब आपको। CH3 और H जब एक दूसरे के फॉर्म एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं तो 1.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। CH3 जब होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा होता है ना, देखो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, 4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। सो हायर द रिपल्सिव एनर्जी टॉर्सनल एज वेल एज वंडरवॉल बोथ लेस विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दोनों को कंसीडर करके रिपल्सिव एनर्जी निकाला गया है ये, ठीक है। तो बताओ बेटे HH के बीच में कितना था? HH के बीच में 1 है। CH3 जब गॉच में है 0.9 है, देखना। एंड CH3H वो तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब यहाँ पे डेटा से भी आप समझे। HCH3 जब एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म है तो 1.5, CH3 जब है तो 4 है। अब जैसे कि आप स्टेबिलिटी की बात कर लें, अब जरा देखो यहाँ से भी आपको स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, नेट एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के आपको समझाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने आएगी, आपको मज़ा लगेगी इसमें। तो कैसे? ये देखो बेटा एक दूसरे के एंटी हैं, अगर ये एक दूसरे के एंटी हैं, ये देखो एक दूसरे के एंटी है, तो इसमें रिपल्शन जो रिपल्शन फोर्सेस होता है बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो CH3 और H है एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म में, तो CH3H जब एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म में थे तो 1.5 था। यहाँ भी CH3 और H एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म में 1.5, यहाँ पर H और H एक दूसरे के एक्लिप्स फॉर्म में 1 है। चेक लो डेटा चेक करें, ऐसा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं माननी है आपको, डेटा चेक करें। CH3H का देखना और HH का देखना। देखिए CH3H HH का है कितना 1 और CH3H का जरा देखें, तो CH3H जब एक्लिप्स में है तो 1.5 है, देखो जरा सा 1.5 और यहाँ पर 1, तो टोटल रिपल्सिव एनर्जी इंक्लूडिंग ऑल द स्ट्रेन टॉर्सनल एज वेल एज स्टेरिक, तो यहाँ पर 1.5 और यहाँ पे 1, सो दिस इज 1.5 प्लस 1, दिस इज 4 टोटल। तो इसमें टोटल रिपल्सिव एनर्जी है 4 है, इसमें 0 है। अब जरा देखो गॉच पे आ जाओ, पार्शली क्लिप्स था, ये फुली या एंटी स्टैगर्ड या स्टेबल फॉर्म था, गॉच फॉर्म में देखें CH3 के बीच का है 0.9 था, चलो देखिए CH3 के बीच का गॉच फॉर्म में 0.9 किलो रहेगा, बट अगर C2H5 एक जगह आ जाता तो 0.91 हो जाता, ठीक है। CH3 के बीच में इतना था तो आपका 0.9। अब देखो क्लियर है 0.9, तो बस तो ये आपका 0.9 यहाँ पर ले लिया सीधे। अब एक्लिप्स में आ जाते, देखो यहाँ पर CH3 के बीच में 4 है, HH के बीच में 1 है, HH के बीच में 1 है, तो 4 + 1 + 1 6 है। बताओ बेटा सबसे ज़्यादा रिपल्सिव एनर्जी कहाँ पर है? क्या फुली एक्लिप्स में है? इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देखिए एनर्जी फुली एक्लिप्स का। उससे जस्ट कम आपका देखिए आपका पार्शली एक्लिप्स का, आप समझ लीजिए, आप उससे जस्ट कम आपका गॉच है, ये देखिए, और सबसे कम आपका ये है, तो ये का एनर्जी का ऑर्डर है, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बताओ बेटा सारी चीज़ सारी डेटा से भी बता दिया, कॉन्सेप्ट से भी बता दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट से दिक्कत है तो डेटा से भी आप मैच करके देख सकते हो। ये सारे रिजल्ट आपके सामने मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की बेटे। अब बात आई ग्राफ की, तो ग्राफ तो भाई हम बहुत तगड़े से बना सकते हैं इसका, देखिएगा कैसे। सो एनर्जी डायग्राम ऑफ ब्यूटी, ये देखिए कैसे। देखो अब ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी थी। देखो जब E1 एनर्जी लिया था तो वहाँ पर अल्फा 0 था या 360, E5 में पार्शली एक्लिप्स था, 120 240 था वहाँ पे।
गॉच में E2 और E6 था, 6300 था, है ना। चलो कॉपी करके ले आते हैं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। कहीं पर मैंने लिखा है यस, और मस्त एंजॉय करते हुए आप इसको देखें, ग्राफ को समझें। इसको यहीं पे रख लेते हैं। देखो कैसे, जब फुल इक्लिप्स था बेटे, है ना, अब आप नहीं बोल सकते। देखो फुल इक्लिप्स 0360 इसको E1 बोला था। पार्शियल इक्लिप्स में E5, E3 और E5 था, E3 एंड E5। देखिए 120 240, ये लीजिए, अरे दोनों बराबर थे। गॉच में देखिए E2 E6 थे, और देखिए वहाँ पर 6300, ये देखिए पहले से लिखा हुआ है, और स्टैगर्ड स्टेबल E4 था आपका, और यहाँ पर 180। लीजिए अब चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटे किसका है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, देखो यहाँ पर फुली एक्लिप्स्ड का है, तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम फुली एक्लिप्स का लेंगे, राइट। यहाँ से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कहानी गड़बड़ मत कीजिएगा। तो E1 सबसे ज़्यादा है, सो दिस इज E1, दिस एनर्जी इज E1, यहाँ से गया E1 के जस्ट बाद E5 आएगा, उससे जस्ट कम एनर्जी। तो देखिए E1 से जस्ट बाद, ये देखिएगा, है ना। और कौन सा फॉर्म आएगा, देखो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म बेटे आएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा। एकदम कहानी सही तरीके से समझते हुए, तो इसको मैं ऐसे इधर समझाऊँ बेटे एक बार आपको, है ना, एक बार इधर समझाऊँ सो दैट कि ये ग्राफ आप एक बार क्लियरली समझ जाओ। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या हम 0 लिख लें, फिर हम 60 लिख लें, फिर हम 120 लिख लें, फिर हम 180 लिख लें, फिर हम 240 लिख लें, फिर हम 300 लिख लें, फिर हम 360 लिख लें, चलेगा। ये देखिए पॉइंट बना लें यहाँ पे, ये पॉइंट। अब बताओ E1, सारे पहले E1 एनर्जी कहाँ कहाँ पे, देखो 0 और 360 पर E1 है। चलो मान लेते ये आपका E1 है, यहाँ पर E1 यहाँ पर है, और 360 पर भी E1 है। और ये कौन सा फॉर्म है आपका, फुली एक्लिप्स्ड, जहाँ जहाँ पर वो लिखते हैं 0 360 पे लिख लिया मैंने। देखो 0 360 एनर्जी E1 सबसे ज़्यादा था, तो ये E1 सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, फुली एक्लिप्स्ड। उसके बाद दूसरा एनर्जी डिनोट करते हैं, कहाँ पर है, 120 240 पे E3 E5 है, 120 ये वाला है, और 240 आपका ये वाला है। तो ये एनर्जी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, देखिएगा जना, ध्यान से देखिएगा बेटे। ये देखो अब ये जो दोनों एनर्जी हैं बेटे, ये कौन सी एनर्जी होंगी बताओ आपके, E3 एंड E5। बताओ बेटा कौन से फॉर्म है ये आपका, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया, ये बेटा आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया। चलो अब तो आगे बढ़ो, E2 E6 6300, अब 60 और 300 पे हो, 60 और 300, ये 60 है। अब ये जो एनर्जी है बेटा देखो E1 सबसे ज़्यादा थी, तो ये सबसे ऊपर लिखा, सबसे ऊपर है। उससे जस्ट कम आपका E3 E5 है, जो कि इक्वल है, ये देखो आया। उससे जस्ट कम एनर्जी आपका E2 E6 है, तो इसके जस्ट बाद E2 E6 आएगा, तो E2 E6 इसके जस्ट बाद कहाँ पे आएगा, 60 300 पे। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं 60 और 300, ये देखिए मान लीजिए ये एनर्जी, दिस इज E2 E6 एंड दिस इज गॉच फॉर्म। आ रहे समझे बेटे। एंड E4 सबसे लास्ट पे, कहाँ पे, 180 पे, ये 180 है। यहाँ पे फिर यहाँ नीचे से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से एनर्जी मिनिमम, या फिर कुछ यहाँ से ले सकते हो आप। दिस इज स्टैगर्ड स्टेबल E4 सबसे लास्ट में। अब देख लो, चेक कर लो, E1 सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, E3 E5 उसके बाद उससे कम, E2 E6 उससे कम, E4 सबसे कम। और जस्ट ग्राफ को ज्वाइन करो, देखो देखना, देखिएगा ध्यान से। अच्छा गॉच एक और था ना बेटे, गॉच कहाँ पे था आपका, गॉच यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। चलो कोई बात नहीं, बट आप जस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते चलिए। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे यहाँ तक आएगा। ये देखिए आपको ये बन गया, देखिए जनाब, है ना। और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, बट समझ तो गए ना बेटे आप बात को। यहाँ से ये देखिए जनाब, पढ़ो, कहानी क्लियर, एकदम एकदम अच्छे से कहानी क्लियर। देखो पूरा ग्राफ यही देखो, अब देख लो, अब चेक कर लो, देखो ये ग्राफ आ रहा है, देखो फुल एक्लिप्स्ड, गॉच फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स्ड, फुल एक्लिप्स्ड, गॉच फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स्ड। आगे बढ़ो,
एंटी स्टैगर्ड या स्टैगर्ड स्टेबल, फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर आगे गॉच फॉर्म, फिर आगे आपको फुल इक्लिप्स। अच्छा, जो मोस्ट और जो लीस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल आपका ये है, जरा देखना, दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। देखो ना, ये लीस्ट स्टेबल है, ये वाला एनर्जी, ये फुली इक्लिप्स्ड। इनके बीच का जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई, एनर्जी रोटेशन बैरियर, इसको बोलते हैं डेल्टा ई। तो देखो ये डेल्टा ई। अब इसके अलावा देखो ये पॉइंट्स जो आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये पॉइंट्स, ये 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 इनके अलावा कहीं पर भी किसी भी एंगल पर अगर आप आओगे, यहाँ पे एक्सेप्ट डीज, ऑल आर एसक्यू कन्फॉर्मर्स। यहाँ जहीं कहाँ पर भी एसक्यू कन्फॉर्मर्स डिफरेंट एंगल पे होंगे। बताओ बेटा, पूरी कहानी एकदम क्लियर। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की है। ये देखो, देख लीजिए ना, इस तरह से एनर्जी का वैल्यू भी दिखा दिया है, क्या है क्या नहीं है। अब आप देख लो और चेक कर सकते हो बेटा। ये आपका लीस्ट स्टेबल वाला था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका ये आपका मोस्ट स्टेबल और ये आपका लीस्ट स्टेबल। देखो ये फुली इक्लिप्स्ड है, और हाँ ये फुली इक्लिप्स्ड है। और देखो यहाँ पर जो है इस वाले पे, ये आप देखो डिफरेंट टाइप से ग्राफ बना दिया यहाँ पे, बट तरीका आप समझ गए ना। यहाँ पर देखो आपका कौन सा एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म। तो ये मोस्ट स्टेबल वाला और ये लीस्ट स्टेबल, इनके बीच का जो एनर्जी गैप, ये डेल्टा ई होगा, एंड दैट इज 90 क्लोजर पर। पार्शियली इक्लिप्स्ड है ये, देख रहे हो ये है ना, ये तो पार्शियली इक्लिप्स्ड और इसके बीच का एंगल जो एनर्जी होगा कुछ ये इस तरह से, वो एनर्जीज आपको सामने रखी हुई है बेटे, आप देख सकते हो। गॉच फॉर्म के साथ रिलेट करके देख सकते हो, पार्शियली के साथ एनर्जी का गैप है ना, और यहाँ से यहाँ तक का सारी चीज़ आपके सामने, तो ग्राफ नेचर कुछ इस तरह का भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल एंड राइट। तो बेटा बताओ, डेल्टा ई है ना टोर्सनल एनर्जी बैरियर। अच्छा, यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी आ रहा है 2 पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, देखो मतलब 180 पे आ रहा है। देखो यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये 180, फिर देखो यहीं से चले ऐसे और ऐसे ऐसे, फिर देखो फिर हमको 180 पे फिर से देखो हम लोग फुली इक्लिप्स से स्टैगर्ड स्टेबल एंटी स्टैगर्ड तक चले गए 180 पे, फिर यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ मिल गया। तो इसका जो पीरियोडिसिटी है दैट इज 2 पाई, 2 पाई नहीं बेटे 180 नहीं 360 हो रहा है फुली से फुली तक जाने में, गड़बड़ मत करो। 2 पाई है नॉट पाई। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक चले गए, तब हमको सेम मिला ना। तो जब हम सेम मिलता है तब तो बोलेंगे ना पीरियोडिक। इसके बाद फिर से आप कितना जाओगे, यहाँ पर 360 जाओगे, तो फिर से आपको यहाँ से वही मिल जाएगा, फिर 360 जाओगे वही मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो पीरियोडिसिटी दैट इज 2 पाई नॉट पाई, है ना, वो बाय मिस्टेक निकल गया था, वो आप भावनाओं को समझ जाया करें। देखो यहाँ से चले फुली से चले और फुली इक्लिप्स तक पहुँचे, तो आपको ये मिला कितना। तो इसका जो देखो 0 से चले 360 पर मिला, तो आपका रिपीटिशन हो रहा है। तो यही आपका यहाँ से और आगे ऐसे फिर 360 तक चले जाओगे तो फिर से आपको फुली इक्लिप्स मिल जाएगा, तो आपका 2 पाई। तो इसका जो पीरियोडिसिटी है दैट इज 2 पाई, इसका जो पीरियोडिसिटी है दैट इज 2 पाई। सो पीरियोडिसिटी इज 2 पाई, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा बताओ, इथेन और इसमें डेल्टा ई, प्रोपेन में एक CH3 ग्रुप और आ जाता है, तो यहाँ पर आपका टॉर्सनल स्टेट बढ़ सकता है, तो इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा होगा इथेन के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है बेटे बात। अब इस तरह से बेटे आप सारी चीज़ें कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। अब आप इसका डायग्राम जैसे ये देखो, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है। देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, हमें इसका ड्रॉ मोस्ट स्टेबल है ना कन्फर्म न्यूमैन फॉर्म बनाना है और उनका कंपैरिजन C2C3 का राउंड करना है। ये C2C3 है इसके राउंड। तो इस पर देखो एक हाइड्रोजन लगा है, देखो ये एक CH3 एक CH3, 2 पे 3 पे एक हाइड्रोजन 2 CH3 है। चलो इसका एक काम करते हैं, एक एंटी फॉर्म बना लिया हमने, या जैसा भी चाहो वैसे आप बना के देखो, है ना। कैसे कुछ हम ये 2 बना के देख लेते हैं, उनका जस्ट अरेंजमेंट चेक करते हैं। हमने एक पहला ये लिया, ये C2 है आपका, C2 और ये 3 है, ये C2 है और ये C3 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक। चलो हमने ये फिक्स कर लिया, इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है, ये लिया। चलो ये चेक करते हैं, ये हमने। अभी देखो इस वाले कार्बन पे देखो क्या, C2 पे 2 CH3 एक हाइड्रोजन, 2 CH3 एक हाइड्रोजन। चलो अब सर्कल पे आ जाओ। सर्कल पे अगर हम देखें तो इस सर्कल पे क्या है, मतलब सर्कल मतलब C3 बैक कार्बन, इस पर भी 2 CH3 एक अच्छे। फिर देखो तो सर्कल पर भी अगर आप देखोगे तो अगर हम इसका गॉच ले लें, देखो ये देखो सर ये है और आपका एक ये है और एक यहाँ पर होगा ना, समथिंग इज मिसिंग। 2 CH3 और एक अच्छे, 2 CH3 और एक अच्छे, तो 2 CH3 तो हो गए और एक अच्छे यहाँ पर है। यस, एक और फॉर्मेट ये बना लो, देखो ये
ऐसे ऐसे ऐसे। इस पर देखो 2 CH3 और एक H, 2 CH3 और एक H। इस पर जरा देखो बेटा, ये और ये चेक करो, 2 CH3 और H यहाँ पर भी है। ऐसा अब कब करना, CH3 के बीच 0.9 होता है, 0.9 CH3 के बीच में 0.9, और CH3 यहाँ पर भी आ रहा 0.9, और CH3 यहाँ भी आ रहा 0.9। तो यहाँ पर नेट रिपल्सिव कितना 1 पॉइंट, यहाँ पर कितना 2.7 है। तो बेटा बताओ, अगर इन दोनों में हम स्टेबिलिटी की बात करें तो विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो बेटा ये डेटा से भी आप काम कर सकते हो, मुझे लगता है आप बात समझ गए होगे। तो यहाँ से ये दिस विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि इसका रिपल्सिव एनर्जी कम होगा, 1.8 है, और इसका 2.7 है। तो इस तरह से आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो मुझे लगता है देखो एचसीईआरटी का एक लाइन बेटा मजा आया, और यहीं पर आपका अल्केन चैप्टर खत्म होता है। कन्फर्मर्स भी मैंने आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बट आप और अच्छा इसको समझना चाहते हो तो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशन में जाओ, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, वहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स कराए हुए हैं, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपका बेटा ये अल्केन पार्ट हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो आपका अल्कीन होगा। हम अल्कीन में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटे, और आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब लिखें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।